जी, अस्सलाम वालेकुम जी. Thank you everyone for joining. We have 10, 11 participants right now. Uh, uh, I'm sure जो है वो आज के दिन ज्वाइन करना जो है वो वीकेंड पे और अपने पर्सनल टाइम में से जो है ना वक्त निकाल के पढ़ाई की बातें करना लुक्स काइंड ऑफ ऑड टू मैनी, लेकिन लर्निंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट गो हैंड इन हैंड. और we have to keep investing in ourselves to learn the new skills and the new traits और evolve करने के लिए, आगे से आगे बढ़ने के लिए जो है वो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अपना पर्सनल टाइम जब भी वक्त मिलता है उसके ऊपर हम इस पे फोकस करें. द सेशन वाज इंटेंडेड टू बी डन इन जून, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वर्क कमिटमेंट्स थी. मीन ऑब्वियसली दैट वाज अ हाफ ईयर एंड एज वेल. और फिर देयर इज बोर्ड रिपोर्टिंग, एक्सक्यूज फॉर द लाइट, बिजली बंद हो गई है तो ऐसे ही चलेगा. Board reporting scene, etc., and everything and stuff. So while I was undergoing जो EQA exercise back in 2015, तो something that came up, या popped up at that point of time was कि हमारा role as internal auditors कितना है as advisors of the entity. हम लोग एडवाइजरीज जो है वो बना करते होते थे इन द फॉर्म ऑफ सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ जो है एडवाइजरीज करते थे. थोड़ी सी कोई ट्रेनिंग दे दी, कोई पॉलिसी आ गई तो उसको रिव्यू करके अपने कमेंट्स दे दिए उसके ऊपर. बट वी नेवर एक्सप्लोर्ड आवरसेल्व्स एंड एंटर्ड और वेंचर्ड इनटू न्यू टेरिटरी जो है वो, लाइक मेकिंग थिंग्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और हेल्पिंग इन डिजाइनिंग थिंग्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हम यही समझते होते थे कि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो इज़ वेरी जो है वो इम्पोर्टेंट एंड की इन एवरीथिंग एंड एस्पेक्ट्स. हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया कि द वैल्यू क्रिएशन जो कि इंटरनल ऑडिट एडवाइजरी या कंसल्टिंग रोल से लेकर आता है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी जो है वो उसको कितना ट्रेयर मीन उसको ट्रेयर किया जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो टुडेज सेशन इज गोइंग टू फोकस ऑन टू थिंग्स. नंबर वन जो है वो हम एडवाइजरी के रोल पे बात करेंगे. विल डिस्कस प्रैक्टिकल चैलेंजेस और सेफ गार्ड्स के ऊपर भी हम बात करेंगे. इसके अलावा हम द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इंटरनल ऑडिट को एक्सेलेंस या पार हाई लेवल पे लेके जाती है वो उसका क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है. सो उसके ऊपर बात करेंगे. एंड इफ एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विशेस टू गो इनटू एन एक्सटर्नल क्यूए असाइनमेंट, हम इस पे भी बात करेंगे. आई हैव अ सरप्राइज एट द एंड, something that I created over the years, and जिससे I was able to get 100% green assessments, and I've supported my friends to get 100% green assessments in their QA assignments assessment from IIA inspect में, not Pakistani bodies but IIA से. मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा. I'll try to share, and जो है वो उसको you will have to take mark कि आप उनमें से क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या चीज़ें नहीं कर रहे. So starting on सबसे पहले लेट्स लुक एट IAF एडवाइजरी पर्सपेक्टिव से होता क्या है. बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, आप इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन को लाजमी गौर से पढ़िएगा. इंटरनल ऑडिट डेफिनेशन अगेन इज एन ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड एडवाइजरी सर्विस जो कि वैल्यू ऐड करती है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को करने के लिए, डिसिप्लिन वे में चलती है, डिसिप्लिन वे में चलती है ताकि एवेल्युएट भी करे और इम्प्रूव भी करे इफेक्टिवनेस को, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल प्रोसेसेस. ये डेफिनेशन वे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेयर दैट इन माइंड. ये सारी टॉपिक्स, ये सारे आइटम आगे से आगे हम डिस्कस करते जाएंगे. लेकिन डेफिनेशन के अंदर एडवाइजरी सर्विस को रिकग्नाइज करना रिफ्लेक्ट्स के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स या IPPF चाहते हैं कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दें and not just simply focus on the assurance leg. So advisory comes as part and parcel of the overall product services and offerings जो कि इंटरनल ऑडिट की तरफ से की जा रही होती है. पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट को देखेंगे तो अगेन वो वैल्यू की बात करता है. इंटरनल ऑडिटिंग स्ट्रेंथन्स द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, सस्टेन वैल्यू by providing again board and management with independent risk management, risk based and objective assurance, advice, insight, foresight. So advice, insight, foresight, it's very important. अगर आप if you'll go to your CEO, आप उससे सवाल पूछेंगे कि आपको मेरे से मदद चाहिए, कैसी चाहिए, तो वो कहेगा कि अगर आग लगी हुई है तो तुम, मुझे भी पता है कि आग लगी हुई है, तुमने मुझे ये बताना है कि आग कब लगेगी फ्यूचर में, मुझे उससे कैसे बचना है. दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. सो फोरसाइट इज ऑल अबाउट predicting the future, preparing for the future in the given context of the organization,
एंड ट्राइंग टू सस्टेन द वैल्यू जो कि इंटरनल ऑडिट लेकर आता है टेबल के ऊपर। सो हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस्ड के पहले जो है वो टिल 2017 उन्होंने इनसाइट का वर्ड ऐड किया था, उससे पहले इट वाज जस्ट सिंपली फोकस टिल एडवाइस। अब वो फोरसाइट पे बात कर रहे हैं। सो यू सी इंटरनल ऑडिट एज अ प्रोफेशन इज इवॉल्विंग, ये इवॉल्व कर रहा है, ये नई चीजें लेकर आ रहा है। सो वील हैव टू इवॉल्व एज वेल। मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल ऑडिट से एक बड़ी अच्छी स्लाइड है, यू लुक एट इंटरनल ऑडिट फ्रॉम द 60s के कैसे इवॉल्व हुआ है। फीचर्स से हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बड़ी मजे की स्लाइड है। सो लेट्स लुक एट इट। आई मीन 60s तक इंटरनल ऑडिट का रोल चेकिंग तक था, कि ये चेकिंग कर रहे हैं जी, ये काम किया नहीं किया, ये चीज लेकर आए कि नहीं लाए, वो टिक मार्क्स कर रहे होते थे। कंप्लाइंस बेस्ड चला गया 60s टू 70s टू 80s के अंदर। अगेन कंप्लाइंस बेस्ड क्या चीज थी? सो ये रेगुलेशंस की, कंपनी की पॉलिसीज की कंप्लाइंस में आ गए, ये लॉ की कंप्लाइंस में आ गए, इन चीजों पे फोकस चला गया। ये सारी की सारी चीजें इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन से जो है ना वो उठ रही थी, इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स एवोल्यूशन से उठ रही थी। 80s एंड 90s में सिस्टम बेस्ड चला गया। सो वी प्रोग्रेस्ड एंड बिकेम सिस्टम बेस्ड। सिस्टम, हमने आईटी सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व किया, हमने ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स को भी जो है वो इसके अंदर अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया। सो द फोकस शिफ्ट टू के जी, चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो थर्ड वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जा रही हैं, सिस्टम्स आ रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर भी जो है ना एश्योरेंस देनी है, और उसको एक सिस्टमैटिक जो है ना वो तरीके से हमें लेके चलने की जरूरत है। तो द सिस्टमैटिक पार्ट ऑफ द डेफिनेशन वो जो है वो हमारा 80s टू 90s के अंदर आया था। रिस्क बेस्ड रिलेटिवली न्यूअर टर्म थी ये, 90s के बाद टिल 2010s तक रिस्क बेस्ड की टर्म रही है। वो रिस्क बेस्ड वही है कि जो है ना वो यू प्रायोरिटाइज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, और हाईएस्ट पॉसिबल रिस्क और वैल्यू जिसमें ज्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, ये उसके एंगल से जो है ना वो रिस्क बेस्ड की टर्म जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी या आई थी। और ये 90s से लेके 2010 तक रिस्क बेस्ड को जो है ना, इंटरनल ऑडिट को रिस्क बेस्ड एक्टिविटी कहा जाता था। सो इट्स रिलेटिवली अ लिटिल बिट न्यूअर टर्म्स इन 90s में और 2010s में आया। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग केम टिल 2010। 2010 के बाद ये 12 और 12 का जो आईपीपीएफ फ्रेमवर्क आया, और उसके बाद 17 का जो आया, ये पार्टनरशिप के फोकस करना शुरू हो गया, ये वैल्यू की बात करना शुरू हो गया। यू विल हैव टू बी अ पार्टनर, यू विल हैव टू बी अ बिजनेस पार्टनर, यू विल हैव टू पार्टनर विद द मैनेजमेंट टू ब्रिंग द सिस्टमैटिक डिसिप्लिन वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये 2010 के बाद आया, इसमें आया 12 में, और फिर उसके बाद 17 में भी आया, और 24 में तो अब उन्होंने वैल्यू बेस्ड इमर्जिंग वैल्यूज के ऊपर जो है वो लेके चले गए। सो यू सी इंटरनल ऑडिट इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द 60s स्टिल जो है वो आज की डेट के अंदर। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आप वो टिक मार्कर्स नहीं है एज ए ग्लोबल प्रोफेशन के तौर पे, आप पार्टनर्स हैं, आप वैल्यू बेस्ड इमर्जिंग पार्टनर्स हैं। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर, दिस इज व्हाट हाउ ग्लोबली द प्रोफेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। सो पहले 80s 70s तक हम फाइनेंस को सर्व कर रहे होते थे, फिर उसके बाद बिजनेस यूनिट्स आए, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आ गया। ये देखिए आप, अब ऑडिटर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइजर है। इट्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड टू कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख रहा है, बल्कि वो ऑपरेशनल, कंप्लायंस, लीगल, एफिशिएंसी, आईटी, टेक्नोलॉजी, हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। सो वो ऑडिटर है, वो स्ट्रेटेजी को भी कवर कर रहा है, वो स्ट्रेटेजी की भी ऑडिट्स कर रहा है। सो अगर आपने वैल्यू बेस्ड इमर्जिंग में पार्टनर बनना है, तो फिर स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी, फिर प्लानिंग भी आ जाएगी, फिर फोरसाइट भी आ जाएगी। ये टर्म जरा मजेदार आपको लगी कि 90s तक इवन आईपीपीएफ जो है वो यही कहते थे कि आपकी रिपोर्टिंग सीएफओ को हो सकती है, इट्स परफेक्टली फाइन। और ये जनरली सीएफओ को ही रिपोर्टिंग होती थी, सीआईएस की और हेड ऑफ ऑडिट्स की। लेकिन जो है वो 9010 में और टेंस में जो है ना ये अमर्ज हुआ, पहले सीईओ के पास गया, और फिर वो द फेमस स्कैंडल ऑफ एनरॉन, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट होना चाहिए। अब जो है वो ऑडिट कमेटी को एज एन, या बोर्ड को एज एन ऑपरेशनल रोल में हम देखते हैं, और सीईओ को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। सो दैट्स कॉमन, दैट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, और ये हर जगह पर ऐसी नजर आ रही होती है। सो व्हेन आई से ऑडिट कमेटी, तो इसे बोर्ड से रिप्लेस कर लीजिएगा, और बॉडी ऑफ जो गवर्निंग बॉडी को जो भी इस तरह के रोल को डिस्चार्ज कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स टिल 2010 तक एश्योरेंस रहे हैं। अगर आप 2010 से पीछे के जो है ना इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे, और पीछे की जो है ना वो उसकी मैनुअल्स पढ़ेंगे और उनके एडवाइसेस देखेंगे, तो वो एश्योरेंस पे फोकस कर रहा था। यानी कि हमारा
रोल एज एन ऑडिटर, हमारा रोल एज ए एश्योरेंस प्रोवाइडर, ओपिनियन दे रहा है कंसल्टेंट के तौर पे, क्या नाम है, आई मीन एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है किसी एक्टिविटी के ऊपर, किसी जो है वो ओवरऑल जो है वो प्रोसेस के ऊपर, और अगेन एट द एंड कह रहा है कि ये तुमने गलत किया, ये ठीक किया। लेकिन 2010 में जो है वो उसने एश्योरेंस एडवाइजरी और वैल्यू एडिंग को ऐड किया। सो ये जो एश्योरेंस एंड वैल्यू एडिशन है और एडवाइजरी है, ये 2010 के 12 के स्टैंडर्ड्स में 12 में पहली दफा आई थी। 2012 से वो शुरू हुआ, फिर 17 में भी उसने इसको कंटिन्यू किया। 17 में उसने नई चीज भी ऐड की थी जिसको इनसाइट कहते थे। उससे पहले उसने वैल्यू तो रखा था, और फिर उसमें उसके बाद उसने इनसाइट भी ऐड की थी। लेकिन अब वो जो है वो ये एश्योरेंस एडवाइजरी और वैल्यू एडिंग के अलावा प्रोएक्टिव इनसाइट की एजेंट ऑफ चेंज पे जा चुका हुआ। और फोर साइट में इसमें लिखना भूल गया, बट इट्स गिवन में जो है ना, ये फोर साइट पे इसके अंदर आ चुकी है। सो यू सी, हमारा ऑब्जेक्टिव्स और हमारी सर्विस ऑफरिंग्स बढ़ रही हैं। इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू बीइंग एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर, बट इट्स रादर एन एजेंट ऑफ चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कल्चरल रेवोल्यूशन लाने वाला बंदा, इनसाइड फोरसाइट देने वाला बंदा। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर। फोकस टिल 2010 तक हिस्टोरिकल था, देन फॉरवर्ड लुकिंग आया ना, फॉरवर्ड लुकिंग इनसाइट्स ऑन फोरसाइट के ऊपर आ गया। सो आप पहले जो ट्रांजैक्शन का ऑडिट कर रहे थे, इन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे बात कर रहे थे, the gist of the standards now require you to look beyond the standards, predict what can happen in the future। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि जी प्रोडिक्शन तो वो आप वो जो रिस्क उठा रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स की वो वाली बातें कर रहे हैं कि जो है ना ये तो मैनेजमेंट का काम है। बट ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर की वैल्यू तभी सस्टेन हो सकती है जब जो है वो एज अ की एजेंट ऑफ चेंज काम करता है, और वो इनसाइट और फोरसाइट लेकर आता है। जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि आग लगी हुई है, ये मैनेजमेंट को भी पता है। आग कब लगेगी और कहाँ लगेगी ये मैनेजमेंट को नहीं पता, और ये आपकी वैल्यू है। कवरेज टेंस तक कंट्रोल्स थे, वी वर फोकस्ड ऑन कंट्रोल्स ओनली। लेकिन इसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल्स को बीच में डेफिनेशन में जो आप चीज पढ़ते हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल्स, ये 2010 के बाद जो है वो ऐड हुआ है। उससे पहले ये सिर्फ कंट्रोल फोकस था, इंटरनल ऑडिट। स्टाफ की क्वालिफिकेशंस अगर हम प्रीडोमिनेटली देखेंगे तो 2010 तक फाइनेंशियल रहे। हम असल में जनरली वायर्ड और हार्ड वायर्ड और ट्रिगर्ड थे कि हम फाइनेंशियल ऑडिटर्स ही हैं। प्रीडोमिनेटली एक्सटर्नल ऑडिट होता था, और इंटरनल ऑडिटर्स भी जनरली वहीं से जो है ना ओरिजिनेट हुए, तो हम भी उसी हिसाब से सोचते थे एज फाइनेंशियल ऑडिटर। लेकिन आईए ये नहीं चाहता था, आईए ये कहता है कि और डिसिप्लिन को ऐड करो। सो हमने फिर 2010 के बाद कुछ कंपनीज पहले ही हमने देखा आईटी आईएएस ऑडिटर्स ऐड होने शुरू हुए हमारे पोर्टफोलियो मिक्स के अंदर। हमने इन लोगों को लेकर आए। अब अदर डिसिप्लिन भी, अब हम इंजीनियर्स को भी देखते हैं, अब हम मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को भी देखते हैं। दे सो इट्स अ मिक्स्ड ऑफ सर्विसेज फॉर एवरी टाइप एंड एवरी काइंड। मेरी अपनी टीम के अंदर जो है वो इंजीनियर्स भी हैं, मेरी अपनी टीम के अंदर अकाउंटेंट्स भी हैं। So you add these people, the people who actually deliver value to the organization, जो organization knowledge को sustain कर रहे होते हैं, वो सब के सब अब आपके इसके जो है वो स्टाफ की क्वालिफिकेशंस में ऐड हो रहे हैं। एंड ये अब स्नैपशॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कभी एक्सटर्नल असेसमेंट करवाने जाएंगे तो these things जो है ना will matter a lot। मैनेजमेंट की रिक्वेस्टेड सर्विसेज टूल 290 तक अलाउड ही नहीं थी स्टैंडर्ड में, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अलाउ करनी शुरू की, और अब वो इसको इंसिस्ट करते हैं। पहले टिल 2017 तक वो ये कह रहे थे कि जी तुम ये देखो कि तुमने एश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करना है, तुम अपनी वो जो है वो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ना वो कम से कम रखो, ये जो एश्योर एडवाइजरी वाला। अब वो कहते हैं जी नहीं, सीआईए जो बैलेंस क्रिएट करेगा दोनों के अंदर। अब वो ये कहते हैं कि जी नहीं, तुम अपने परफॉर्मेंस मेयर्स के अंदर ऐड करो इन रिक्वेस्टेड सर्विसेज को। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि आपका जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं, आपके जो केपीआईज हैं, ये उसका पार्ट बनने जा रही हैं कंसल्टिंग एंड एडवाइजरीज। एंड टुमारो इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ असेस्ड एक्सटर्नली, तो ये वाली चीजें मैटर करेंगी, उसमें नजर आनी चाहिए। सो अगेन यू विल सी द पिक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आ चुका है, ये वैल्यू पे शिफ्ट हो गया हुआ, फोरसाइट इनसाइड फोरसाइट फॉरवर्ड लुकिंग बन चुका हुआ है। इसमें अदर डिसिप्लिन के लोगों को भी होना चाहिए, और ये दे इंसिस्ट कि आप मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करें। मीन सीक व्हाट दे वांट, आई मीन आस्क देम फॉर व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। क्योंकि वैल्यू जिसको चाहिए वो आपके स्टेक होल्डर्स का चाहिए, और आपका स्टेक होल्डर आपकी मैनेजमेंट भी और आपका बोर्ड भी है। सो अगर आपका स्टेक होल्डर
ही नहीं समझ रहा कि आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर और कौन समझेगा? और उसको जिसमें वैल्यू चाहिए उसके लिए आपको उसके पास जाना है, उससे पूछना है कि तुम मेरे से क्या हेल्प चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग शिफ्ट ऑल ऑफ द फोकस टू एडवाइजरी सर्विसेज, बट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज टू वर्टिकल्स। और सबसे मजेदार बात ये, पहले हम सिर्फ ऑडिटर्स इन हाउस करते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑडिटर्स अब वो एसएमईज पे लेके जा रहा है। वो कहता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हायर करो। सो दिस कोरिलेट्स विद दिस एज वेल। एक ऑडिटर की जो वैल्यू है वो तब से ही जनरेट होगी जब उसके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो आपका एक बेस्ट इन क्लास ऑडिटर वो है जिसको पता है कि ऑपरेशंस एक्चुअली में कैसे चलते हैं, सेल एक्चुअली में कैसे होती है, और उसने उसको उसका सारा लाइफ साइकिल कैसे चलता है, या कोई डिप्लॉयमेंट है वो कैसे एक्चुअल होती है। तो जब तक वो एज अ जी फैजान जो है रेज्ड अ हैंड, अगर जी सर, क्वेश्चन ये था कि वैल्यू एडिशन तो बहुत सब्जेक्टिव नहीं होगी? मतलब हमें, अब हम कोई पॉइंट रेज कर रहे हैं, हमें लग तो रहा है कि अब इसे लेट्स कंटिन्यू द सेशंस। हम आखिर में Q&A रखेंगे। अभी तो हम इस पे काफी बात करेंगे, इसमें क्या क्या जी चीजें आ सकती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द सेशन अभी जो है वो पहले। सो ये कोर्स होस्ट और एसएमईज और इनका इनका सब्जेक्ट और टॉपिक आ चुका है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द वन कंक्लूजन नहीं बल्कि वन हाइपोथेसिस। अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप ऑडिटर्स वो लेकर आते हैं जिनकी कंपिटेंस में उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, और आपके पास कोई बंदा नहीं है जो उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज रखता है, तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के हिसाब से आप जो ऑडिटर जो सीआईई है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा, बिकॉज द स्टैंडर्ड रिक्वायर कि द डिपार्टमेंट एज अ होल हैज टू हैव द कॉम्पिटेंस टू हैंडल जो है वो द एक्टिविटीज एंड द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू दैट डिपार्टमेंट और प्रोवाइडेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा हिस्टोरिकल रोल जैसे रहा, जैसे व्हाट आई मेंशनड हियर, वो फाइनेंशियल साइट्स पे ज्यादा तक रहा है और हमने दूसरी साइट्स पे कम आए हैं। अब हम कुछ ITIS ऑडिटर्स देख रहे हैं, बट मीन वो भी चंद ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बट वील हैव टू गो बियॉन्ड द सिंपल ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ IAS एंड IT ऑडिटिंग, बल्कि उससे भी आगे अब जाने की जरूरत है। ऑब्वियसली AI आ रहा है, द AI इज देयर, बट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल ऑडिटर्स। AI भी फेल हो जाएगा अगर आपका माइंडसेट करेक्ट नहीं है। सो फॉर द माइंडसेट टू बी करेक्टेड यू हैव टू हैव द नेसेसरी स्किल्स एंड द क्वालिफिकेशंस टू सर्व दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये है इंटरनल ऑडिट की एवोल्यूशन यहाँ तक अभी तक जो चली है। आप जिस्ट को समझिएगा, the standards do not want you to be a simple tick mark और checker। आप एक टिक लगाने वाले नहीं हैं। they want you to be the strategist, the value addition business partners of the organization, जो उसको फ्यूचर बताते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि वो कैसे अनेबल होगी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो बोर्ड से तो ऑब्जेक्टिव्स उसको रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, और हम बोर्ड को ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं। सो we in turn are supporting the board in achieving the objectives। इससे जरा आगे चलते हैं। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस जो एक्सटर्नल असेसमेंट्स होती हैं, मोर देन 50% जो है वो सिर्फ अश्योरेंस पार्ट पे जो है ना वो अपना फोकस रखते हैं ज्यादातर। बड़ा थोड़ा टाइम एलोकेट करते हैं अपनी एडवाइजरी और कंसल्टिंग के लिए, बहुत लिमिटेड, कोई 3 4 5% यहाँ तक अपना टाइम रखते हैं। मोस्टली उनका फोकस होता है कि 60 70 80% हम अश्योरेंस दे दें। अश्योरेंस इज गुड, इट्स परफेक्टली फाइन, अश्योरेंस अच्छी चीज है, एडवाइजरी कंसल्टिंग भी उतनी अच्छी चीज है। सो दोनों पे एक बैलेंस क्रिएट करना है। इट्स नॉट जस्ट कि एक को ज्यादा फोकस करना है दूसरे को नहीं करना। सो अब जनरली अ बैलेंस टाइम ऑफ 20%, 10 20 to 30%, 10 to 20% भी फॉर दैट मैटर, 5% से तो बेहतर है, इज गुड अगर आप अपने ओवरऑल रिसोर्सेज में से एलोकेट करें फॉर द एडवाइजरीज एंड कंसल्टिंग, एंड इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। कैसे करेंगे हम आगे जाके देखते हैं। ये दो ये दोनों स्टैंडर्ड्स बेसिकली हैं, दोनों की डेफिनेशन साइड बाय साइड देख लेते हैं। टिल 2017 तक हम कंसल्टिंग कहते थे, 2024 में हमने इसको एडवाइजरी का नाम दे दिया। पहले भी एडवाइजरी कहा जाता था, लेकिन अगेन चले जो है ना वो स्टैंडर्ड्स अभी भी कंसल्टिंग इसको मान लेंगे, लेकिन अब उसने नाम चेंज कर दिया। ये मीनिंग ये है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ विच आर एग्रीड विद द क्लाइंट, नई डेफिनेशन भी वही है कि आप नेचर एंड स्कोप एग्री करेंगे क्लाइंट्स के साथ। ये विदाउट इंटरनल ऑडिटर अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अभी भी वैसे ही है। एक सिंपल उन्होंने ऐड किया कि विदाउट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस एंड टेकिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभी भी वैसे ही है। तो डेफिनेशन में देखिएगा फंडामेंटली कोई खास चेंज नहीं है। वो एडवाइजरी था, अगेन वो यहाँ पे भी बात कर रहा है कि इंटरनल ऑडिटर्स प्रोवाइड एडवाइस। सो इसको डेफिनेशन को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बट इट्स स्टिल एसेंशियली द सेम। लेकिन
टिल 2017 तक वो सिर्फ इसको 4 जो है वो कह लें कि एग्जांपल्स देता था इसकी: काउंसल, एडवाइस, फैसिलिटेशन एंड ट्रेनिंग। ये बड़ी वेग सी टर्मिनोलॉजीज थी। सो दे वर एसेंशियली रिस्ट्रिक्टिंग अस कि जी अगर कोई आपको आए और आप उसे काउंसलिंग कर दें कि हाँ नहीं देखो तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, एडवाइस दे दें कि आप इस काम को ऐसे ऐसे कर लें, फैसिलिटेट कर दें कोई वर्कशॉप करा के, या ट्रेन कर दें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम बीइंग इंटरनल ऑडिटर्स, हमें इवन बोर्ड भी और हमारी मैनेजमेंट भी हमसे बहुत सारी चीज़ें रिक्वेस्ट करती है। कभी वो कहती है हमारी कोई प्रोसीजर बनाने में, एसओपी बनाने में मेरी हेल्प कर दो। कभी वो कहते हैं कि जी हमें ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर दो, इस पे वो ओपिनियन दे दो, हम ये एक्विजिशन करने जा रहे हैं इसके ऊपर हमें ओपिनियन दे दो, या हम ये वैल्यूएशन कर रहे हैं इसको देख लो कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इसके ऊपर असेसमेंट क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें एडवाइजरीज में फॉल करती थी। और इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए इन्होंने अपनी एडवाइजरी की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद जो आईएए की जो है वो जो स्टैंडर्ड की सेटिंग पे जो बॉडी थे उसके एक मेंबर के साथ, एंड द एग्जैक्ट बेसिकली कमेंट्स वर के जो है वो हम वी वर रिव्यूइंग दीज थिंग्स इन द एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट्स, और उसमें हमें नजर आ रहा था कि बहुत एडवांस प्रैक्टिसेस हैं बहुत सारे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स की। दे गो एज फार एज जो है ना वो सपोर्टिंग द मैनेजमेंट इन क्रिएटिंग द टेबल्स, इन क्रिएटिंग द डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स इन चेकलिस्ट एंड टूल्स एंड एटसेट्रा एंड एवरीथिंग। तो हमने इस चीज को रिकग्नाइज किया है इन द फैक्ट कि ये सारे के सारे रोल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन जब बोर्ड या मैनेजमेंट चाहती है फॉर द इंटरनल ऑडिटर सपोर्ट देम। हेंस इन्होंने इसकी एग्जांपल्स को एक्सपैंड किया। नाउ अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये इसकी 4 टाइप्स उन्होंने जो है ना बताई हैं। Number 1 is advising on the design and implementation of new policies, processes, system and products. So you would see कि हम डिज़ाइन का वर्ड सुनते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारा डिज़ाइन से तो हमारा लेना देना ही कोई नहीं है। नहीं, आपका एग्जैक्टली है, क्योंकि यू विल बी आस्क्ड टू सपोर्ट इन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कि तुम्हारे ख्याल में ये इसका बेस्ट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। what will you do? You will have to do it. आपका बोर्ड अगर आपको कह दे you will have to do it, आपकी मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट करे, you will not be able to say no. आपको ये करना है, और आप ये हम ये करते भी हैं, हम ये करते भी हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, और हमें इस चीज़ को इसके जहन में रखना है कि ये चीज़ें हमारे एडवाइजरी के अंदर फॉर्म करती हैं और आती हैं। इसके सेफ गार्ड्स हैं, वो आगे हम जाके थोड़ा डिपेंड करेंगे, इसको कैसे करना चाहिए हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फोरेंसिक सर्विसेज, सो इसको मैं आगे एक्सपैंड करूंगा, लेकिन हम इंटरनल ऑडिट सारे के सारे इंटरनल ऑडिट्स एक काम लाजमी कर रहे होते हैं और वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं। फोरेंसिक सर्विसेज इनफैक्ट बेसिकली द वर्ड एक्चुअली सबसे जो है ना रिफ्लेक्ट्स एक्सेप्टेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सो आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको एज अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एंड यू आर गिविंग एन एडवाइस जिसके ऊपर एक्शन मैनेजमेंट लेती है। आप एडवाइस कर देते हैं बट आप उसको ये नहीं कहते कि तुमने ये लाजमी करना, आप उसको एडवाइस करते हैं, आप वो एश्योरेंस नहीं दे रहे होते बिकॉज यू आर लुकिंग एट वन सब्जेक्ट मैटर और आप उसके ऊपर फर्दर कोई ज्यादा लंबा काम नहीं कर रहे। सो ये जो फोरेंसिक सर्विसेज हैं इन ऑल फॉर्म्स एंड जो है ना एवरीथिंग, दीज आर पार्ट ऑफ एडवाइजरी एंगेजमेंट। सो नेचुरली अगर आपकी विसल ब्लो एंगेजमेंट्स आपके पास आ रही हैं तो ये आपके एडवाइजरी का पार्ट बन चुकी हुई है। ट्रेनिंग नेम रिफ्लेक्ट्स, आप गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स किसी भी चीज पे ट्रेनिंग दें, दैट इज एक्चुअली एन एडवाइजरी। और फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस अबाउट रिस्क एंड कंट्रोल्स। अब हम ना इनको थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करके थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें आता क्या कुछ है। सबसे पहले तो बात करते हैं फोरेंसिक सर्विसेज की। फोरेंसिक सर्विसेज इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एन इशू और इश्यूज है जिसपे एक फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट चाहिए होती है। आप ओपिनियन नहीं दे रहे, फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट दे रहे हैं। You are not commenting on the of the control design and environment and everything. आप कोई opinion, वो कोई reasonable assurance नहीं दे रहे, बल्कि आप ये बता रहे हैं कि either the fraud happened or the fraud did not happen। या आप दो चीज़ों के दरमियान में alternate कर रहे हैं, तीसरी चीज़ कोई नहीं है इसके अंदर। सो अगर मैं इसको अगेन इसको डिफाइन करूं तो दिस इज सुटेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज टू दैट स्टैंडर्ड एंड पोटेंशियल आउटकम फोरेंसिक आर परफॉर्म्ड। ये इन इनिशिएशन होती है इनकी टू अ फ्रॉड और करप्शन एटसेट्रा जनरली होती है। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं। सो जब आप फ्रॉड करप्शन कोई बिजनेस की वैल्यूएशन में भी आप जा सकते हैं, दिस इज आल्सो फोरेंसिक्स, कंप्यूटर फोरेंसिक्स इनको कहते हैं। आप यू डिग इनटू द डिटेल्स एंड नंबर्स और फिर आप उसके ऊपर मॉडलिंग करेंगे और आप अपनी जो है वो वैल्यूएशंस इवन बिजनेस की बना रहे होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन, कोई इकोनॉमिक डैमेज की कैलकुलेशन, कोई आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया है किसी, यू वर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी और आपका वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है किसी के साथ, सो आपका मैनेजमेंट आपको कहेगी कि इसके ऊपर बताओ कि हमारी वैल्यू कितनी है, हमें कितना पोटेंशियल इंपैक्ट आएगा। दिस इज एक्चुअली अ फोरेंसिक सर्विसेज या एडवाइजरी की कैटेगरी में आता है। आपको करना पड़ेगा, व्हाट विल यू डू, आप यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू गिव अ बॉल पार्क एस्टिमेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट एक्चुअली कम्स इनटू एडवाइजरी। हाँ, यस वी डू गिव द एस्टिमेट, बट हम ये नहीं कहते कि यही करो, तो हम ये कहते हैं कि भाई दिस इज आवर बेस्ट एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विद दीज 5 प्रिंसिपल्स एंड दीज 5 स्टैंडर्ड्स, इसको देख लो कि इसको तुम कैसे जो है ना असेस कर रहे हो, बट वी डू हैव टू डू दैट, वी हैव टू डू दैट। तो कोई रीऑर्गेनाइजेशन, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इन केसेस में भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वी डोंट सी एग्जांपल्स ऑफ दीज, लेकिन अगर आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कभी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोन करने जा रही है, सो देयर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो मैंने देख चुका हूँ कि जो आप बैंक्स के साथ अपनी लोन रीनेगोशिएट करते हैं और सारा कुछ करते हैं, उसमें इंटरनल ऑडिटर को कहा जाता है कि पूरा एक डिग डाउन करो और हमें बताओ कि हमारी क्या बेस्ट टर्म्स होनी चाहिए, क्या वैल्यू है, कितना हम पे कर चुके हैं, कितना हमें नहीं पे करना, और ये इसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के देखो लोन का और लोन एग्रीमेंट कि इसमें से हमारे लिए बेटरमेंट क्या है, क्या बेस्ट चीज़ हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो अ फोरेंसिक सर्विस जो कि इसमें क्लासीफाई होती है। और सोर्स इंटरनल ऑडिट खुद भी ला सकता है या उसके रिक्वेस्ट पे भी आ सकता है। हम एक रिपोर्ट देते हैं, रिकमेंड देते हैं, एडवाइस देते हैं मैनेजमेंट को, लेकिन इसमें कोई एश्योरेंस ओपिनियन नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज फोरेंसिक सर्विसेज। सेकंड पे हमारा जो आगे आएगा वो आएगा रिस्क्स एंड कंट्रोल्स की डिस्कशंस को फैसिलिटेट करना। लेट्स लुक एट देम स्टेप बाय स्टेप। स्टैंडर्ड्स आपको पार्टनरशिप बनाने का कह रहे हैं, हमने पार्टनरशिप डिस्कस किया था इन 2010 के बाद जो है पार्टनरशिप पे बात शुरू हो गई है। सो इन अ पार्टनरशिप इंटरनल ऑडिट अपना रिस्क एंड कंट्रोल इंप्रूवमेंट के लिए मैनेजमेंट से पार्टनरशिप बनाता है और बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर अपना एक सपोर्ट कर रहा होता है उसको इंप्रूव करने के लिए। वो कैसे करता है, वो एज ए नॉन वोटिंग एडवाइजर बनता है स्टीयरिंग कमेटीज में। सो आप ये देखेंगे, आप एग्जांपल्स देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का आप पार्ट बन सकते हैं, ईआरएम की कमेटी का इंटरनल ऑडिटर को पार्ट बनना, कंप्लायंस कमेटी का पार्ट बनना पड़ सकता है, किसी एचआर डिसिप्लिनरी कमेटी का पार्ट बनना पड़ सकता है। सो दीज आर ऑल द कमेटीज जिसमें सीआईएस और सीएस को कहा जाता है कि तुम इसके अंदर एंटर और इसका पार्ट बनो। हाउएवर यू हैव टू क्लैरिफाई वन थिंग, और ये कि आप उसका पार्ट होंगे एज एन ऑब्जर्वर, आप उसका पार्ट होंगे एज a member, but you will not have any vote। उसके terms of reference, उसके TORs और उसके every aspect of that, वो उसका उसका constitution document है, उसमें has to be explicitly mentioned कि internal auditor will not have a vote, and if when it comes to a decision, internal auditor will step out of the room। So आप हैं steering committees के non voting advisor, and these are perfectly acceptable consulting advisory engagements in the light of the IPPF GIS के बाद। Advisories to assure activities adequately consider risks and controls। क्यों है, दिस इज कभी कोई इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होने जा रहा है, कोई चीज प्रोजेक्ट लगने जा रही है, तो उसके अंदर रिस्क एंड कंट्रोल्स दोनों का कंसिडर किया गया है, किसी नया प्रोसेस, कोई नया वर्टिकल खड़ा हो रहा है। सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू एडवाइस ऑन दिस मैटर्स कि देखो ये हम ये करने जा रहे हैं, इसके इसमें बताओ कि इसमें पोटेंशियली रिस्क क्या होंगे हमारे, इसमें बताओ क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। यू विल बी आस्क्ड टू एडवाइज ऑन दीज मैटर्स। ये सब की सब परफेक्टली एक्सेप्टेबल लेजिटिमेट एडवाइजरी सर्विसेज हैं जो इंटरनल ऑडिट को करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए भी। वर्कशॉप्स करवाए, स्टेक होल्डर्स का रिव्यू, इंप्रूवमेंट ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल्स के ऊपर, दिस इज आल्सो एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ कंसल्टिंग एंगेजमेंट कि आप 10 बंदे इकट्ठे करते हैं एंड देन यू स्टार्ट इनिशिएटिंग डिस्कशन स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम द टॉप। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है बोर्ड से, वेयर वी आर राइट नाउ और हमें कहाँ पे जाना है, what are the risks that are actually hampering our objectives और उसके ऊपर किस तरह के फॉर्म ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए। सो दीज आर द टाइप ऑफ डिस्कशंस जो कि इंटरनल ऑडिटर को करवानी चाहिए। फाइनली आप इसके अंदर सपोर्ट कर सकते हैं इन अनदर फॉर्म, आप रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं मैनेजमेंट को कंप्लायंस मैट्रिक्स के फॉर्म में। आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगलिंग इन दीज एरियाज। आई मीन हम ऑडिट करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम अपनी यूनिवर्स तो बनाओ कि तुम्हारे ऊपर कौन से रिस्क, कौन से कंट्रोल्स है, कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं। एंड जनरली वी डोंट सी दीज थिंग्स इन, आई मीन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस कर लेती हैं इवेंचुअली, बट जो है वो plenty of organizations do not have an overall universe as to क्या उस पे ऑब्लिगेशन है। सो
इट्स अ perfectly legitimate and a perfectly acceptable consulting advisory engagement for you. तो उसके पास जाएं और उससे बताएं let me help and support you and identifying the obligations जो कि तुम पे हैं under the law या under the, और इसका scope and terms and agree करें, and you can develop a कंप्लायंस मैट्रिक्स फॉर देम. बाद में फिल करना, टेस्ट कंट्रोल को, डिजाइन को टेस्ट करना, सब कुछ वो उनका काम है, बट यू कैन परफेक्टली डू दैट. और इससे हम जब इसको लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, तो हम सब ने जो है ना वो एक चीज का नाम सुना है जिसे कहते हैं कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट. सो जो कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट्स हैं, दीज आर एक्चुअली एडवाइजरी एंगेजमेंट्स जो कि इसके अंदर डिस्कशंस बिटवीन रिस्क एंड कंट्रोल्स इसके अंदर फॉल करती हैं. इसमें इंटरनल ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे रहा, बट ही इज फैसिलिटेटिंग in the form of identifying the risks, the applicable controls, और उनके ऊपर कमेंट करना. और टेस्ट वो खुद नहीं करता. लेट्स लुक एट इट. मीन ई रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं. इसमें ऑब्जेक्टिव रिस्क और कंट्रोल प्रोसेसेस शामिल होते हैं. अगर आप सीएसए टिपिकल कोई बनाएंगे तो वो इस तरह के फॉर्म का बन रहा होगा. इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, उसके रिस्क कंट्रोल और उस पर जो प्रोसेसेस हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे होंगे. ये इसका सबसे पहला स्टेप आपको कंट्रोल को, प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है. व्हेन यू हैव एक्चुअली you have done the objectives and risk assessment. So the first thing that you'll do is कि control processes क्या है और इसको कैसे मेजर किया जाता है और टेस्ट किया जाता है. जो टेस्टिंग है ये इंटरनल ऑडिटर खुद नहीं करता, ये वही लोग करते हैं जो कि उस कंट्रोल के या उस प्रोसेस के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसी के पास सबसे बेस्ट नॉलेज होता है. रिमेंबर, आई मीन, आप खुद टेस्टिंग नहीं करेंगे. यू आर गिविंग एन एडवाइजरी एंगेजमेंट. आप टेस्टिंग नहीं परफॉर्म कर रहे, यू आर नॉट गिविंग एन ओपिनियन. आप उसी से टेस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं. इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? वो वर्कशॉप्स करवाता है, देन वो सर्वेज और क्वेश्चनियर्स करवाता है जो कि स्टाफ फिल करता है. डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर इंटरनल ऑडिटर असेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस यूनिट असेसमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका स्टाफ नहीं कर रहा. सो दिस होल असेसमेंट कि ये ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क और कंट्रोल ये प्रोसेसेस हैं क्या और उसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये असेसमेंट इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म करनी है, ये बिजनेस यूनिट वाले नहीं करनी. उसने अलबत्ता टेस्टिंग जरूर परफॉर्म करनी. ही हैज टू टेस्ट द कंट्रोल्स. पोस्ट असेसमेंट कंट्रोल रेटिंग आप दे देते हैं, फेलियर को प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करते हैं, इम्पैक्ट निकालते हैं और उसके बेस के ऊपर आप हीट मैप बना लेते हैं और एरिया ऑफ वनरेबिलिटीज निकालते हैं. हम कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट की बड़ी टिपिकल एग्जांपल जो है ना वो देखते हैं अपने. हम जनरली हम ऑडिट प्लान बना रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट सर्विस करते हैं. वी ड्रॉ अ क्वेश्चनेयर, हम बनाते हैं प्रोसेसेस को. जनरली हमारे पास सबसे अच्छा टूल इसमें कोसो फ्रेमवर्क है. उसकी बेस पे वो उसके 5-6 कंपोनेंट्स को देखते हुए वी ड्रॉ अप द क्वेश्चनेयर्स और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इन सारे प्रोसेसेस की कंप्लायंस में कहाँ पे स्टैंड करती है. इसके अंदर सबसे मुश्किल पार्ट जो है ना वो इसकी बैलेंस असेसमेंट करना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट से अगर आप इसकी असेसमेंट करवाएंगे तो वो अपने प्रोसेस को तो हमेशा अच्छा कहेंगे लेकिन दूसरे के प्रोसेस को खराब कहेंगे. वो दे रेट द गवर्नेंस एज परफेक्ट, लेकिन जो है ना वो ये कहेंगे कि दूसरे वाले की गवर्नेंस फारक है. सो इंटरनल ऑडिटर वुड हैव टू फैसिलिटेट दैट बाय इनका गेटिंग देयर फीडबैक, लेकिन असेसमेंट वो फिर खुद परफॉर्म करता है. दैट्स व्हाई आई सेड कि इंटरनल ऑडिटर असेसमेंट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है एंड फ्री फ्रॉम बायस है. मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिविटी अपने केस में तो है लेकिन बाकी केसेस में नहीं होती. सो यू सेंड इट अक्रॉस टू द मैनेजमेंट. आप उनके लोगों से कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि इसको फिलअप करें, बताएं, लेकिन इवेंचुअली टेक द कॉल योरसेल्फ एट द एंड, क्योंकि आप एक एडवाइजरी के फॉर्म में ऑडिट को, अपनी एंगेजमेंट ऑडिट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं. सो कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट इज a form of advisory engagement. अगर आप करते हैं तो it's a perfect example of that you being involved in facilitating the discussions around risks and controls. ये हमने डिस्कस कर लिया है सारा. इससे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. तो ये वाला जो है ना मैंने इंटेंशनली जो है आखिर में रखा है, एडवाइजिंग ऑन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स. थोड़ी सी इस पे इल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे. इस जब ये डेफिनेशन उसने ऐड की है तो इट ओपन्स अप एवरीथिंग. अब अगर आप ये बात करें कि वो डिज़ाइन की भी बात कर रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन पे भी एडवाइस की बात कर रहा है, वो प्रोसेस, सिस्टम और प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में रह क्या गया है? सब कुछ तो आपने शामिल कर दिया इसमें. सो इट ओपन्स अ होल लॉट ऑफ यूनिवर्स फॉर द ऑडिटर टू वर्क एंड एक्सेल ऑन. हमें कहा जाता है कि आप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैनुअल्स एंड एसओपीज को रिव्यू करें. हम अपनी एश्योरेंस जब देते हैं तो उसमें मेरा एक सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब हम एश्योरेंस दे रहे होते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो हम एक एक्शन रिकमेंड करते हैं, एक रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन बताते हैं और कहते हैं कि ये करो और ये कंट्रोल है जो तुम्हें करना है.
विच इज जनरली अ कंट्रोल जो कि प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का रोल डिटेक्शन से प्रिवेंशन की तरफ शिफ्ट हो चुका हुआ इन द लेट इन आप सिनेरियोज के अंदर। तो हम सिर्फ प्रॉब्लम के इंसिडेंट फिक्स पे बात नहीं करते, हम कहते हैं भाई ये प्रॉब्लम था, लेकिन रूट कॉज एनालिसिस कहती है सिस्टम में यहाँ पे फेलियर है, सो यू विल हैव टू टेक दीज 5 स्टेप्स। और वो जो सिस्टमैटिक फिक्स है, जो कि प्रोसेस फिक्स है, वो जनरली जो है ना वो किसी कंट्रोल के डिजाइन को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब हम कंट्रोल के डिजाइन को चेंज करवाने के लिए जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी पे कैसे आता है? क्या हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, दोबारा हम उस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं? अगेन हम काफ़ी टची होते हैं अपनी ऑब्जेक्टिविटी के मामले में। थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। क्या हम कंट्रोल डिज़ाइन रिकमेंड नहीं कर रहे? हम कर रहे हैं, और हम उसके बाद पुश करते हैं कि भाई ये ना किया तो हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। Because we recommend a control, a specific action that has to be performed, a specific measure that has to be incorporated, और अगर तुमने नहीं किया मैनेजमेंट ने, तो हम कहते हैं हम बोर्ड को जाके बता देंगे। रिमेंबर, अगर कंट्रोल इंसिडेंट फिक्स से ही ठीक होना होता तो वो रिकरिंग चीज नहीं आ रही होती, उसमें तो आप कहते हैं भाई ये कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, उससे कंप्लाई कर लो। लेकिन कंट्रोल एग्जिस्ट करता था और हमने कहा कंप्लाई कर लो, और उसकी नॉन कंप्लायंस नजर आ रही, दैट मींस रिफ्लेक्टिंग कि समथिंग एक्चुअली वेंट रॉन्ग। क्योंकि अगर उसके नॉन कंप्लायंस के पॉइंट्स हमारे इंटरनल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब या तो डिजाइन ठीक नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। मोस्ट लाइकली जनरली आपके सिनेरियोज में उसके डिजाइन का फ्लॉ भी नहीं होगा, बल्कि इंटेंट का प्रॉब्लम होगा किसी पीछे जगह से, लेकिन कंट्रोल का डिजाइन भी खराब हो सकता है। और हम कंट्रोल डिजाइन एवेल्युएशन करते हैं और उसके ऊपर ओपिनियन भी देते हैं कि कंट्रोल का डिजाइन ठीक नहीं है। सो इसमें हमारी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी कैसे मेंटेन रहती है? मैं आपको बताता हूँ ये कैसे एक्चुअली रहती है। हम फिर भी इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव होते हैं। वाई? क्योंकि हम एक एक सेट्स ऑफ रिव्यूज अपने उसमें लेकर आते हैं, सुपरविजन, कंट्रोल्स, हम सारी चीजें, हमारा देयर इज सुपरवाइजर, देयर इज अबव सुपरवाइजर, देयर इज एन अबव सुपरवाइजर, और वो रिव्यू कर रहा होता है। और इसके साथ साथ हम जनरली अपनी विश का कंट्रोल नहीं बताते। व्हाट वी यूजुअली डू इज हम बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंट्रोल फ्रेमवर्क्स को रेफर करते हैं। हम कहते हैं कि आइदर दिस इज द लॉ दैट इज सेइंग दैट, और हम यह कहते हैं जी ये वाला जो आईएसओ फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड है, ये वाला जो कोकोसो फ्रेमवर्क है, या ये वाला निस्ट का जो स्टैंडर्ड है, या ये जो रिफ्लेक्टिव मॉडल है जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये कह रहा है कि हमें इस प्रोसेस को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, और ये इस पे ये कंट्रोल्स है ना वो रिकमेंड कर रहा है। अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी आर जनरली नॉट रिकमेंडिंग समथिंग फ्रॉम आवर विश, हम अपनी विश लिस्ट से नहीं बता रहे, हम किसी बेस्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस को बता रहे हैं। सो इट रिमूव्स आवर बायस, हमारा बायस इसमें से रिड्यूस हो जाता है। सो आप इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव रहते हैं क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात नहीं बता रहे, बल्कि यू आर रिकमेंडिंग समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस या किसी और सिनेरियो से आ रहे हैं। डेफिनेशन को अगेन, ये इस डेफिनेशन को हम पढ़ चुके हैं। इंटरनल ऑडिट इंप्रूव करता है ऑपरेशंस को डिसिप्लिन अप्रोच के साथ, और एवेल्युएट और इंप्रूव करता है जीआरसी प्रोसेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। पहले मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, आई जस्ट वांट यू टू फोकस के ये जो इंप्रूव ऑपरेशंस और एवेल्युएट एंड इंप्रूव प्रोसेसेस है, ये तभी आ सकती है जब आप स्टेप अहेड होते हैं। आप एक जगह पे रुके नहीं रहते, आप सिर्फ ये नहीं बताते कि कंप्लायंस का इशू आ गया और उस पर वो आपको रिकमेंडेशन देता है कि जी नोटेड फॉर कंप्लायंस नीडफुल डन, बल्कि आप कहते हो कि जो है ना वो व्हाट वेंट रॉन्ग। क्योंकि अगर आपकी रिकमेंडेशन और उसकी एक्सेप्टेंस ये है कि नोटेड फॉर कंप्लायंस नीडफुल डन, तो आई मीन यू विल हैव टू रीवर्क, यू रीथिंक अबाउट योर अप्रोच टू वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। या आप तो बेसिकली मक्खी पे मक्खी मार रहे हो यहाँ पे, यू हैवंट एक्चुअली फाउंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द रूट कॉज। दिस इज द की इज कि हम अपने माइंडसेट को अब सेट करें, उसमें ऑब्जेक्टिव रखें। और अगेन इसमें एक और बड़ी चीज है, वो आपकी स्मॉल वर्सेस बिग शॉप का चैलेंज भी आ जाता है। सो इंटरनल ऑडिट्स में एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना वो उसके माइंडसेट से आता है, क्योंकि वो जब इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी में क्रूड हो जाता है तो वो फिर ये कहता है कि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है ना वो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारने के लिए बैठा हूँ, दैट्स इट, मेरा और कोई काम नहीं है। अगेन इंटरनल ऑडिटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसके अंदर ये भी है कि वो एडवाइजरी में इस हद तक कैसे जाए, एडवाइस और इम्प्लीमेंटेशन में, कि अगर उसके एक दो लोगों की टीम है।
दैट्स अ लेजिटिमेट एंड अ वेरी बिग चैलेंज जो कि इंटरनल ऑडिटर्स फेस करते हैं। और इसके ऊपर अगर आप आईआईए के गाइडेंस के ऊपर जाएंगे तो वो जनरली ये कहता है कि अगर इफ यू हैव अ स्मॉल वर्सेस बिग शॉप चैलेंज, क्योंकि बड़ी शॉप में तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 10 बंदे बैठे हैं, 5 इधर कर दिए 5 इधर कर दिए, तो उसमें एक वॉल क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आपकी शॉप बड़ी नहीं है, छोटी सी 1-2 लोगों की टीम है, तब आप क्या करेंगे? सीआईए एडवाइस दे देगा तो कल को वो कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा? सो इस सिनेरियो में इंटरनल ऑडिटर के बारे में आया ये कहता है कि आप कोर सोर्सिंग पे जाएं, यू हायर गेस्ट ऑडिटर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, उससे गेस्ट ऑडिटर्स को लेकर आए, ट्राई टू एक्सपैंड योर पॉकेट ऑफरिंग्स फ्रॉम बाय इन्वॉल्विंग अदर्स, या इंडिपेंडेंट अदर लोगों को ऐड करें इसके अंदर, सो दैट जब वो गेस्ट ऑडिटर्स किसी चीज को रिकमेंड करेंगे तो आपका जो आपके ट्रेडिशनल जो आपके जो इंटरनल ऑडिट का स्टाफ है और वो जो गेस्ट ऑडिटर्स की रिकमेंडेशन एज एन एडवाइजरी का स्टाफ है, उसमें एक वॉल क्रिएट हुई होगी। दे विल बी क्रॉस फंक्शनल स्ट्रेटेजिक टीम जो कि परफेक्टली एक्सेप्टेबल वे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड हो रही होगी। हमने जनरली ये नहीं, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा, आपको भी कोई का दुका देखा होगा, लेकिन अगर आप गेस्ट ऑडिटर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो एक स्मॉल वर्सेस बिग शॉप के चैलेंज को आप अचीव कर सकते हैं, आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। सो ये मैंने थोड़ा सा ये बता दिया, ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क उसके अप्रोच लेते हैं तो ये हमारे बायस को रिमूव करने में हेल्प करता है। सो हम जब कंट्रोल के डिजाइन पे बात कर रहे होंगे तो हम अपनी ख्वाहिश तो नहीं बता रहे होंगे, हम कहेंगे कि भाई कानून में ये लिखा है और इसको ऐसे करना है, या बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस इसको ऐसे करती हैं, और आप ये जो 10 स्टेप से इसको गुजारते हैं, ये 5 स्टेप्स में भी हो सकता है। इसके अंदर ये कंट्रोल पॉइंट से कंट्रोल डिसीजन है, एफिशिएंसी से रिलेटेड ये डिसीजन हो सकते हैं। इसको आगे चलाते हैं। इस सब को जहन में रखते हुए इंटरनल ऑडिटर्स एज एन एडवाइजर्स कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज में जा सकते हैं। ये फैसिलिटेटिंग वर्कशॉप्स एंड सेशंस टू अंडर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड और कैसे कंट्रोल्स बेटर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करते हैं, ये सब ऑडिटर्स कर सकते हैं। क्या ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, कैसे एक प्रोसेस और पॉलिसी को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियो में बनाया जा सकता है, ये भी ऑडिटर्स कर सकते हैं। कैसे गैप आइडेंटिफिकेशन होगी, फायर इन द फ्यूचर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कैसे उन रिस्क को मैनेज किया, ये भी ऑडिटर कर सकता है। अर्ली इम्प्लीमेंटेशन में भी आप शामिल हो सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पोटेंशियल चैलेंजेस उसमें क्या हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। एक बड़ी एग्जांपल मैंने आज इसलिए ग्रुप में शेयर की थी कि यू विल हैव टू रीड दैट होल केस स्टडी, कैसे अगर आप एक सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए। यू विल हैव टू बी इन्वॉल्व अर्निंग, ये हिस्टोरिकल का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। The assurance which is the assurance or the advice which is closer to the incident is more valuable as compared to the assurance or the advice जो कि इवेंट होने के बाद हो रही है, क्योंकि कॉस्ट के implications चेंज हो गए। सो ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट इट्स मोर वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। तो इंटरनल ऑडिटर को अपने आप को एजाइल मेथोडोलॉजीज में क्विक रिव्यूज, क्विक जो है ना असेसमेंट्स पे लेके जाना पड़ेगा। नाउ अब एश्योरेंस देने के लिए उसे प्लानिंग भी करनी है, परफॉर्मेंस भी करनी है, कंट्रोल्स भी देखने हैं, सब कुछ करने हैं। एडवाइस के लिए उसे ऐसा कुछ नहीं करना, उसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अपनी 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 एडवाइस को और अपना जो है वो अपने अपने काम को, पोटेंशियल को वी कैन ब्रिंग वेरी क्लोज टू द इम्प्लीमेंटेशन अगर आप ड्यूरिंग द करेंसी, ड्यूरिंग द प्रोसेस की एग्जीक्यूशन उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। और आई ये इसे एक्सेप्ट करता है, परफेक्टली एक्सेप्टेबल और एक रिकमेंडेड है कि यू आर ब्रिंगिंग वैल्यू as a system, as the process is ongoing. This is what, और मैनेजमेंट भी इसे वैल्यू करते हैं और बोर्ड भी इसे वैल्यू करता है। इम्प्लीमेंटेशन भी बता सकते हैं, यू कैन टेल देम इन एग्जैक्टली द वे जो कि स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिस और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी चीज के बारे में रिकमेंड करती हैं, क्योंकि यू आर द गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लायंस कंट्रोल्स इसके ऊपर जो ग्रिप ऑडिटर की होनी चाहिए वो किसी शायद और की नहीं होती, और वो जब अपनी ग्रिप रखता है तो वो फिर इन लूप होल्स को भी कवर कर सकता है, गैप एनालिसिस भी कर सकता है। अगेन द डिसीजन रेस्ट्स विद द मैनेजमेंट, बट आपकी एडवाइस जो है ना शुड शुड गो देयर। आई मीन उसे नजर आना चाहिए कि भाई अगर एक्सेप्ट किसी प्रोजेक्ट को करना है तो उसके अंदर क्रॉस फंक्शनल कमेटी होगी जो उसका क्यूए परफॉर्म करेगा, उसकी एक्सेप्टेंस करेगी, बीओक्यू रिकंसाइल होगा, क्वांटिटीज मैच की जाएंगी। ये सारे कंट्रोल्स हैं जो कि एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस में से आ रहे होते हैं, एंड यू कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट्स इन द प्रोसेस और एम्बेड देम इन द प्रोसेस, जिससे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट राइट एट द मोमेंट जहां पे कंट्रोल या प्रोसेस स्टेप परफॉर्म हो रहा है वहां पे प्रोटेक्ट हो।
ये सब की सब चीजें एक्सेप्टेबल कंसल्टेंसी और एडवाइजरीज के फॉर्म में आ रही होती हैं। अगेन मैंने स्मॉल वर्सेस बिग शॉप का चैलेंज आपको बता दिया है, उसमें आप क्या कर सकते हैं और स्मॉल शॉप में अंदर क्या कर सकते हैं ये भी यहाँ पे नोन है। स्टैंडर्ड्स क्या रिक्वायर करते हैं? सो स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जी एश्योरेंस वर्क जो है वो आपका अपने आपकी जो कंसल्टेंसी है वो एश्योरेंस वर्क से भी आ सकती हैं, वो आपकी प्लानिंग की स्टेज से भी आ सकती हैं, रिस्क बेस्ड प्लानिंग की स्टेज के ऊपर। वो कैसे? जब आप मैनेजमेंट से डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उस वक्त वो आपको बता सकता है कि मुझे इस पे सपोर्ट चाहिए, सो यू कैन ड्राइव दैट फ्रॉम दैट स्टेज एज वेल। और मैनेजमेंट सेपरेटली रिक्वेस्ट भी कर सकती है। सो ये सारे के सारे जो है वो आपके जो है वो जो जो वर्क्स एंड एक्सरसाइजेस हैं वहां से आपकी आपकी कंसल्टिंग की नीड निकल सकती है। आपने कोई एश्योरेंस एक्टिविटी परफॉर्म की, आपको नजर आया कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोसेस और ये सिस्टम ये चीज लैक करती है, तो दैट्स परफेक्ट वे फॉर यू टू आइडेंटिफाई अ कंसल्टिंग असाइनमेंट, एडवाइजरी असाइनमेंट, और आप यू कैन पुट योरसेल्फ आउट देयर एंड से कि मैं ये काम करके दे सकता हूँ आपको। एंड देन जब आप आइडेंटिफाई करके ये काम करके दे सकते हैं तो द मैनेजमेंट विल ग्रेटली चेरिश एंड एक्सेप्ट दिस वैल्यू। और नॉट जस्ट मैनेजमेंट बल्कि बोर्ड भी इस पे बहुत हैप्पी होगा। हैप्पी क्या मतलब? बहुत खुश होगा, बिकॉज what you did, you have actually supported them in getting the value that they probably would have from hiring an external consultant, आपने इन हाउस उन्हें प्रोवाइड कर दी। लेकिन परफेक्ट बिजनेस केस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्ब्रियोनिक या कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता या कोई कंट्रोल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसे एडवाइजरी रोल में जो है ना वहाँ पे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑडिट करने गए हैं और आपको नजर आया कि ना तो कोई कंट्रोल्स है ना रिस्क है ना कुछ भी ऐसी चीज, कोई ना ईआरएम हो रहा है ना रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं हो रही, तो आप किस चीज का ऑडिट करेंगे? दैट इज अ बिजनेस केस। आई मीन अब वहां पे अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया और आप कुछ भी नहीं उसमें से कर सकते, आपके पास बेंचमार्क एग्जिस्ट नहीं करते, सो यू कैन सपोर्ट एंड हेल्प इन क्रिएटिंग दोज बेंचमार्क्स, फैसिलिटेट करना है। और वो कैसा करना है? वो आपको वर्कशॉप से भी है, वो आपकी डिस्कशन से भी है, वो आपकी उनकी ट्रेनिंग से भी है, वो काउंसलिंग से भी है, इन सारी चीज तरीकों से ये हो सकता है। यू गैदर द पीपल और क्रॉस फंक्शनल टीम बना के आप पुट देम टू द टेस्ट और उनसे उनके प्रोसेसेस में से कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करवा और उनसे काम कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू डू इट। स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं? अगेन 2017 तक सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स होते थे कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स के। अगर आप पुराने स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो उसमें C1 और A1 के नाम से स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे थे। 2010 C1, 2010 A1, तो ये एश्योरेंस और कंसल्टिंग के सेपरेट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर थे। लेकिन 24 में दे हैव द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर बोथ टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स। कुछ थोड़ी बहुत चीजें कंसल्टिंग के केस में कम है, लेकिन बाकी तमाम एंगल से इट्स द सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, सेम है। उसी तरह उसको परफॉर्म करना है, उसी तरह इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, उसी तरह जो है वो कम्युनिकेशन रखनी है, एवरीथिंग ऑब्जेक्टिव लॉगिंग सब कुछ वैसे ही है जैसे बाकी केसेस में एश्योरेंस की असाइनमेंट्स में होगा, वैसे ही वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने होंगे। अगेन 9.3 में वो कहता है कि सीएई डिटरमिन करेगा बैलेंस को। पहले जो है वो 2017 तक द रिक्वायरमेंट वाज कि स्टैंडर्ड्स में एश्योरेंस एंड एडवाइजरी ऐसे इतनी की रखनी है कि एश्योरेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन अब वो कहता है कि बैलेंस वो लेकर आएगा। सो इस वर्ड को काफी इंपॉर्टेंट समझिएगा कि वो आपके रोल को एश्योरेंस से ट्रांजिशन करना चाह रहा है एडवाइस में, एडवाइस के रोल में लेके जाना चाह रहा है और बढ़ाना चाह रहा है आपके रोल को। सो यू विल हैव टू जो है ना फिगर आउट द वेज हाउ टू एक्सपैंड दिस रोल, स्टेइंग इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑल एट द सेम टाइम। मैंडेटरी होगा अब QAIP किस में आपको कंसल्टिंग सर्विसेज को रिव्यू करना। पहले हम काफ़ी इसमें से आराम से भाग जाते होते थे क्योंकि टिल 2015 तक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी इसकी, इवन 17 में भी इसको खास इन्फोर्स नहीं करते थे। तो हम कहते थे देखो हमें इसमें कोई इतनी चीज़ें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ी बहुत मेथडोलॉजी बनाते थे। लेकिन अब ऐसे नहीं है, अब दे आर द सेम सेट प्रिंसिपल्स एंड दे हैव टू बी डन दिस द वे दे आर द एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की जाती हैं। तो ये सब का सब जो है वो QIP का पार्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड, और उसके अंदर टेस्ट होगा क्योंकि कंसल्टिंग या एडवाइजरीज आर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। अगेन यहाँ पे मजेदार चीज ये है कि 9.4 में जो प्लान की रिक्वायरमेंट में है तो उसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट उसमें ये कह रहा है कि जब आप प्लान या उसमें कोई भी चीज करेंगे तो उसमें आपने, अगर मैनेजमेंट आपको ये कहती है कि एश्योरेंस को आपने एडवाइजरी से रिप्लेस करना तो इसकी अप्रूवल आप बोर्ड से लेंगे जाके, आप खुद से ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि इफ यू हैव प्लान्ड एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, प्लान एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इट समथिंग, और मैनेजमेंट एडवाइजरी चाहती है तो ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि एडवाइजरी से रिलेटेड सेपरेट आ रही है। बैलेंस ऑफ एडवाइजरी एंड इंश्योरेंस जो है ना वो IAS स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वो कह रहा है इसको भी आपने जो है ना मेंटेन करना है। सो
12.2 हमने पिछली दफा एक डिस्कशन की थी स्टैंडर्ड्स में कि 12.2 इज नाउ अ न्यू स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड विच इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नाउ। और एक केपीआई जो इसके अंदर है वो ये है कि आपने एडवाइजरी और एश्योरेंस में कितना बैलेंस अचीव किया है इन रिलेशन टू द प्लान एंड द स्ट्रेटेजी। तो अगर आपके जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग ईयर्स, अगर आपके पास परफॉर्मेंस मेयर्स के अंदर आपके एडवाइजरी और एश्योरेंस के मिक्स नहीं डिस्कस हो रहा, सो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट एरिया, इसको कंसिडर करने की जरूरत होगी। ये केपीआई है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने एक्सटर्नल असेसमेंट्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दैट्स हाउ द थिंग्स विल गो ऑन इन द फ्यूचर। फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिस्क असेसमेंट इसमें जरूरी नहीं है आपको, लेकिन स्टिल आपको रिटर्न ऑब्जेक्टिव स्कोप एक्सेट्रा जॉइंटली मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने या लॉ करने। ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी, हम नहीं करते थे नहीं करते थे, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन जो है ना वो रिक्वायरमेंट इज स्टिल देयर। रिक्वायरमेंट इज कि जब आप जैसे इंश्योरेंस एंगेजमेंट को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे, स्कोप बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइमलाइंस बताएंगे, सेम चीज आपको कंसल्टिंग सर्विस एडवाइजरी के लिए भी करनी है। वर्क प्रोग्राम इसके केस में है आपको स्टेक होल्डर जिसके साथ जिसने आपको रिक्वेस्ट किया उसकी मर्जी से बनाना है, उसके साथ मिलकर बनाना है। और इसके अंदर आपको एविडेंस गैदर करने की जरूरत नहीं है फाइंडिंग्स बनाने के लिए, हम फाइंडिंग्स नहीं यहाँ पे दे रहे। ठीक है, अगर वो आपसे मांग रहा है फाइंडिंग किसी चीज में, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, तो तब आप उस पर करते हैं, अदरवाइज वो जहां तक स्कोप रिस्ट्रिक्टेड है वहां तक इसमें जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स में से मैंने सिर्फ वो चीजें हाईलाइट की हैं जो कि कंसल्टिंग या एडवाइजरी के केस में डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू एश्योरेंस, वरना बाकी सब के सब रिक्वायरमेंट सेम है। स्टैंडर्ड्स आप पढ़ें, उनमें डिटेल गाइडेंस है, लेकिन ये सिर्फ जो सेपरेट रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने सेपरेटली आइडेंटिफाई कर दी है। सेफ गार्ड्स क्या होते हैं? सो सेफ गार्ड स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है वो आइडेंटिफाइड हैं 2.2 के अंदर सेफ गार्डिंग ऑब्जेक्टिविटी में। वो ये कहता है कि अगर आप एश्योरेंस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, आईएएफ एश्योरेंस देता है कुछ ऐसी एक्टिविटी के लिए जिसके लिए उसने पहले एडवाइजरी दी हुई है, तो फिर वो उसको देखेगा सीएई और कंफर्म करेगा कि एडवाइजरी के नेचर से ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर नहीं हो रही। और सेकंड, असाइन करेगा रिसोर्सेज को इस फॉर्म में कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिविटी मैनेज हो रही है। अगेन इजी इन द केम ऑफ अ स्मॉल बिग शॉप, डिफिकल्ट इन द केस ऑफ अ स्मॉल शॉप। ठीक है, सेम पर्सन ऑफ द इंटरनल ऑडिट टीम जिसने किसी एरिया में एडवाइजरी दी है, वो उस एडवाइजरी वाले काम पे दोबारा ओपिनियन एश्योरेंस देने नहीं जाता। ठीक है, ये रीअसाइन किया जाता है किसी और बंदे को कि वो उसके ऊपर एश्योरेंस दे। लेकिन इसको डिपेंड करेगा कि वो नेचर ऑफ एडवाइजरी क्या है। सो इफ द नेचर ऑफ एडवाइजरी इज समथिंग एल्स, या नेचर ऑफ एश्योरेंस इज समथिंग एल्स, या कुछ और चीज पे आपने बताई थी और उससे ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर नहीं होती, तो फिर वो जा सकता है। बट इसके ऊपर चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को कंफर्म करना है, मींस उसे डॉक्यूमेंट भी करना है, वैल्यूएट भी करना है और कंफर्म करना है, और फिर रिसोर्स एलोकेशन करनी है। बड़ी दुकानों में आसान है, छोटी दुकानों में गेस्ट ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिटर्स अगर एडवाइजरी देने जाते हैं किसी ऐसी सर्विस के लिए जिसके ऊपर इनकी पिछली जिम्मेदारियां थी, तो वो डिस्क्लोज करेंगे इम्पेयरमेंट को उस पार्टी को जो कि सर्विस रिक्वेस्ट कर रही है एडवाइजरी की। ठीक है, और ये ऑडिटर्स के जब वो बात करता है तो वो पूरे इंटरनल ऑडिट स्टाफ की बात करता है। सो अगर आपके ऑडिटर की पिछले उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो इसके अंदर भी डिस्क्लोज करना है पोटेंशियल को ना। अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड्स इससे आगे कुछ नहीं बता रहे हमारे पास, ना पहले जो है वो इसके ऊपर बहुत डिटेल गाइडेंस थी, ना अब बहुत डिटेल गाइडेंस इसके ऊपर आई है। मीन वो ये तो कहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर्स की जो सर्विसेज दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करेंगे, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे, वो सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं इंडिविजुअल एंगेजमेंट्स के तौर पे। और अगर सीआई को कोई अदर देन ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी थी तो वो सेफ गार्ड जो है वो मेंटेन करेगा और डिस्कस करेगा इन अकॉर्डेंस विद 7.1। 7.1 जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस से पर्टेन करता है। उसमें वो कहता है कि जी एनुअल आप जो है वो कंफर्मेंस देंगे। उसमें ये भी कहता है कि आप अपना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन एवरी एस्पेक्ट चार्टर में डॉक्यूमेंट करेंगे और सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड से डिस्कस करेंगे अगर कोई भी पोटेंशियल टू इम्पेयरमेंट है सेफ गार्ड्स की फॉर्म में। सेफ गार्ड्स क्या है ये कहीं भी नहीं लिखे हुए।
ना तो पहले थे, आई मीन किसी को मिलेंगे तो प्लीज डू शेयर विद मी एज वेल। लेकिन स्टिल 2000 सिंस 2015 एंड 16 मैं एडवाइजरी से रिलेटेड आईएए के सेफगार्ड्स ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आईएए ने अभी तक इसके ऊपर कोई गाइडेंस दी। दे टॉक अबाउट एडवाइजिंग, दे टॉक अबाउट द सेफगार्ड्स और एवरीथिंग एंड स्टफ, लेकिन खुद से कुछ नहीं बताया सेफगार्ड्स। लेकिन हम कुछ कौन से कर सकते हैं? सेफगार्ड जनरली किस फॉर्म में होंगे? ये आपके जो है वो टिपिकल जो सेफगार्ड्स होते हैं वो आपके होते हैं डिस्क्लोजर। सबसे पहला दैट्स नंबर वन सेफगार्ड, क्या आप डिस्क्लोज करेंगे। सो यू विल हैव टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अ कोड ऑफ एथिक्स डिक्लेरेशन अपने इन प्लेस में, कि व्हेन एवर एन इंडिविजुअल किसी ऐसी सर्विस पे साइन हो रहा है जिसमें उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि एडवाइस दी हुई है, कोई फाइनेंशियल, कोई सेल्फ रिव्यू एटसेट्रा, इन एवरी फॉर्म का जो भी थ्रेट है उसे, तो वो इसे डिस्क्लोज करेगा। और अगर सीओआई आइडेंटिफाई होता है तो और इंडिविजुअल को चाहिए कि वो रिक्यूज करे उस एक्टिविटी का पार्ट होने से, डिसीजन मेकिंग में से भी, और जो है ना वो ऐसी तमाम चीजों से जिसके उसकी इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो द ओनस इज ऑन द इंडिविजुअल, द ऑडिटर इसमें यहाँ पर होता है, या पर्सन जिसका जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। थर्ड, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, सेपरेट इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग करेंगे और प्रोसेस को एंड टू एंड देखेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो है ना वो चलो वी क्रिएट अ बैरियर, तुम सर्विस परफॉर्म कर दो बट समवन एल्स विल वैलिडेट एंड रिपोर्ट, और तुम्हारा काम रिव्यू करके बताएगा इसने ठीक किया कि नहीं किया। सो दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, या एक और दरमियान में लेयर ऐड कर देना जहां पे जो है ना वो अगर इफ देयर इज अ केस, अगर किसी की कंफ्लिक्टिंग रोल्स एंड इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इंडिपेंडेंट रिव्यू, अगेन हमने इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पे ऑलरेडी। मैं इससे आगे जो है वो रोटेशन ऑफ रोल्स के एक बंदे से सिस्टम और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक से उठा के दूसरे पे शिफ्ट कर देना जहाँ पे लाइकलीहुड ज्यादा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स या टाइप्स ऑफ सेफगार्ड जो कि इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर, ओनस्ट डिस्क्लोजर का ऑडिटर या उसके जो है ना वो कि जिस बंदा है उसके ऊपर होता है, रिक्यूज कर सकता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्रिएट की जा सकती है, एग्जीक्यूशन कोई करे और एक्शन डिसीजन कोई ले। इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जा सकता है, किसी के काम डिसीजन को कोई और वैलिडेट करे, और रोल्स रोटेट किए जा सकते हैं पीरियोडिकली टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर टाइम। इसलिए हम इंटरनल ऑडिट के एंगेजमेंट्स के अंदर हम अपनी टीम्स में से सब्जेक्ट मैटर्स बनाते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनली वो रिप्लेस पीपल ओवर द पीरियड के। एक दो साल एक बंदे ने अगर कर लिया तो फिर 2 साल बाद कोई और करेगा, फिर सामान कोई और ऑडिटर हमारा परफॉर्म करेगा। इस सारी की सारी चीजें जो है वो और ट्रेडिशनल सेफगार्ड जो किसी की भी लॉन्ग अफिलिएशन से बचाने के लिए होती हैं। प्रैक्टिकली चैलेंजेस क्या आते हैं? प्रैक्टिकली चैलेंजेस सबसे पहला ये आता है कि हम बीइंग ऑडिटर्स, हम हार्ड वायर्ड हैं कि हम कंप्लायंस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, और हमारा फोकस एश्योरेंस और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस पे ज़्यादा होता है। हम इंडिपेंडेंस को काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं, बल्कि वे टू सीरियसली टू बी प्रिसाइज, हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं इस मामले में। मैनेजमेंट ट्रस्ट नहीं करती हमारी कैपेबिलिटी और एबिलिटी को बीइंग एन एज एन एडवाइजर। वाई दे डोंट ट्रस्ट अस? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं इनको बिजनेस का क्या पता, इनको क्या पता कि काम कैसे चलाना है। सो एक लैक ऑफ ट्रस्ट की फिजा होती है। और हम सब्जेक्ट मैटर्स को हायर भी नहीं करते अपनी टीम एक्सपर्ट्स में। हम जनरली फाइनेंशियल ऑडिटर्स लेते हैं कि हमें जहाँ से जहाँ सस्ते से सस्ता रिसोर्स मिल जाए, इन प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड एवरीथिंग, लेकिन हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लेके नहीं आते। हमारे कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स और वो असेसमेंट्स नहीं होती। वी डू नॉट कंसिडर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एज अ प्रैक्टिकल वे और अ की बेंचमार्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क नंबर वन होता नहीं है, और अगर होता है तो उसके अंदर भी हम ये कहते हैं कि जी नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड्स और नॉलेज ऑफ आईएएस स्टैंडर्ड्स, आईटी स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस और आईएएस पर एटसेट्रा, लॉ ये वो एटसेट्रा। लेकिन बिजनेस की बात कोई भी नहीं ज्यादा लोग करते। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग किसको है, ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग किसे है, सेल्स की अंडरस्टैंडिंग किसे है। दीज आर द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स एंड बेंचमार्क्स जो कि हमारे कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में कंसिडर होने चाहिए। और क्या हम कभी अपनी सर्विसेज को एज एन एडवाइजर ऑफर भी करते हैं? डू वी क्रिएट अ सर्विस कैटलॉग? क्या हम जाते भी हैं, या हम इंडिपेंडेंस के फोर्ट में ही जो है ना छुपे रहते हैं? दीज आर प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो कि मैंने देखे हैं ओवर द पीरियड। लोग जनरली इसी चीज में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। और हम वी आर हैप्पी टू आइडेंटिफाई वेयर द फायर इज, अगेन जैसे व्हाट आई मेंशनड अर्लियर। हम ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे आग लगी हुई है, लेकिन सीईओ ये नहीं चाहते सुनना, वो बोर्ड भी ये नहीं चाहता। वो सुनना चाहते हैं कि आग लगेगी कहाँ पे। And that's all foresight. This is what audit is about in the future.
या एग्जिस्टिंग भी जो है ना ऑडिट ऐसा होना चाहिए। आपका काम हिस्टोरिकल नहीं, आपका काम फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे जाके देखना है चीज को, प्रिडिक्शन की तरफ बात जा रही है, असेसमेंट्स की तरफ बात कर रही, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। दैट्स वेयर द रोल हैज ट्रांजिशन। और ये सारी की सारी एश्योरेंस से स्टार्ट होती है। क्या एश्योरेंस के अंदर हम कहाँ तक जाते हैं अपनी रिकमेंडेशंस को देने में, उनके फॉलो अप करने में, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सपोर्ट करने में। आर वी द काइंड ऑफ ऑडिटर्स जो कि रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देते हैं और कहते हैं कि जी ये सारा गलत हुआ है, मैनेजमेंट फिक्स करे इसे, और उसके बाद उठ के चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या हैं, बजटरी लिमिटेशंस क्या हैं, लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस क्या हैं, डिपेंडेंसी किसी चीज पर है कि नहीं। डू वी आइडेंटिफाई देम, डू वी आइडेंटिफाई द लिमिटेशन जो कि ट्रू फॉर्म ऑफ कंट्रोल या बेस्ट पॉसिबल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए हो सकती है। डू वी सपोर्ट देम इनटू द क्रॉस फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम देखते हैं बार बार कि मैनेजमेंट एक दूसरे से लड़ी हुई होती है। सो वो ये चाह रहे होते हैं कि यार हम तो चाह रहे हैं कोशिश, लेकिन अगला बंदा इंप्लीमेंट ही नहीं करता। वो कहेगा सब आई मीन वो कहेगा ऑपरेशन ने नहीं किया, वो ऑपरेशंस कहेगा सेल्स ने नहीं किया, ऑपरेशंस और सेल्स मिलकर कहेंगे आईटी ने नहीं किया, आईटी ये कहेगा कि हमें बजट नहीं दिया, फाइनेंस सपोर्ट नहीं करता, फाइनेंस कहेगा कि जी बोर्ड ने नहीं दिया, एंड व्हाट नॉट ऑल जो है ना वो दीज आर ब्यूरोक्रेसीज जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में चल रही होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो है ना चीजें इन इन अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये 90% चीजें सॉल्व हो सकती हैं जस्ट बाय टॉकिंग टू ईच अदर। सो क्या हम उस रोल में जाते हैं एज एन एडवाइजर एंड एज अ बिजनेस पार्टनर कि आओ मैंने तुम्हें रिकमेंड किया, नाउ लेट मी हेल्प यू विद माय सपोर्ट एंड विद माय बैकिंग कि उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकें। ये सब का सब जो है वो आपके प्रैक्टिकल चैलेंजेस में आता है। हम ट्रेडिशनली जो है वो ये कहते हैं अपनी जान छुड़ा लेते हैं कंप्लायंस रिलेटेड ऑब्लिगेशंस और उसके ऊपर पॉइंट दे के कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, आगे तुम्हारा काम है। करना क्या चाहिए? करना सबसे पहले ये चाहिए कि अपना कंपिटेंसी फ्रेमवर्क बनाएं और बिजनेस के नॉलेज को की वेरिएबल के तौर पे इसमें लिखें। अपनी टीम की कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करें और अपने एसएमईज को जो है ना वो आइडेंटिफाई करें, कौन मेरा बंदा किस डोमेन का एक्सपर्ट है। अपने ऑडिट प्लान के अंदर और स्ट्रेटेजी में रूम क्रिएट करें एडवाइजरीज का, क्रिएट एलोकेट अ परसेंटेज ऑफ योर टाइम, allocate a percentage of your resources in the form of time and everything to advisories in your audit plan and your audit strategy, और इसको डॉक्यूमेंट करें। स्ट्रेटेजी के बारे में नई चीज है, स्ट्रेटेजी बोर्ड में लेके जाके अप्रूव करवानी है और इवन उसको पीरियोडिकली रिपोर्ट भी करना है। इसको परफॉर्मेंस बेंचमार्क बनाएं 12.2 में, क्योंकि परफॉर्मेंस बेंचमार्क बनाएंगे तो क्वार्टरली बोर्ड को रिपोर्ट करते वक्त बता रहे होंगे कि जी मैं इतने परसेंट पर आ गया हूँ, मैं इतने परसेंट पर आ गया हूँ। इट विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन फॉर यू टू गो आउट एंड हंट फॉर द एडवाइजरीज जो कि वहां पर बाहर पड़ी हुई है। अपनी फाइंडिंग्स को देखें, क्या उनमें से कोई ऐसी चीज निकलती जिससे आप अपने स्टेक होल्डर को हेल्प कर सकते हैं। सर्विस कैटलॉग बनाएं, मैनेजमेंट और बोर्ड के पास लेके जाएं। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। यू क्रिएट अ कैटलॉग व्हाट सर्विसेज यू कैन ऑफर, यू डिफाइन द टाइप ऑफ दो सर्विसेज, क्योंकि चार्टर में आपको सर्विसेज अपनी डिफाइन वैसे भी करनी है, तो वो जो वहां पे डिफाइन करनी है तो आपको कैटलॉग के अंदर भी बना सकते हैं और फिर उनसे डिस्कस करें और आइडेंटिफाई करें कहाँ पर आप उनकी मदद कर सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जो है वो ये कैटलॉग बनी होगी तो मैनेजमेंट विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू नो कि जो है वो मेरे जो लोग हैं, ये मेरे ऑडिटर्स जो हैं वो ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। सो दैट्स समथिंग, दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। इसके बाद हमें अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है। द बेस्ट एंडेवर्स, स्कैनिंग जब हम होराइजन को स्कैन कर रहे होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू गिव फोरसाइट। तो ये फोरसाइट आपकी सिंपल जो है ना वो आपके हिस्टोरिकल ट्रेंड पे नहीं है, दिस इज नॉट हिस्टोरिकल, दिस इज इंडस्ट्री वाइड, दिस इज द फ्यूचर ट्रेंड्स, दिस इज द डायरेक्शन वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, दिस इज प्रिडिक्टिंग बेस्ड ऑन द पास्ट के फ्यूचर में कहाँ पे जा रही होगी चीज, दिस इज प्रिडिक्टिंग ऑन द बेस ऑफ चैटर गोइंग ऑन अराउंड, कि आप ये देखते हो कि ये दुनिया ये डिस्कस कर रही है और ये चीजें आज से 3 या 4 साल बाद यहाँ पे जाएंगी। एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। AT&T ने जो है 2000 के अंदर स्टार्ट में जो है वो अपनी टैलेंट की असेसमेंट परफॉर्म की थी, एंड दे असेस्ड के बाय द 2020 तक हमारी जो है वो जो डाटा की नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, दे विल ग्रो एक्सपोनेंशियली और 5000% तक बढ़ जाएंगी। गेस व्हाट, ये 5000% को भी बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। सो उन्होंने एक असेसमेंट की और उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि हमारे पास इन द 2010s एंड 2020s ये स्किल सेट होने चाहिए।
और इस स्किल सेट के लोग हमारे पास आज कितने हैं और हमें कितने ये लोग लेकर आने हैं। इंटरनल ऑडिट भी ये काम कर सकता है, दे कैन सपोर्ट देम एंड प्रोवाइडेड इफ दे नो कि फ्यूचर कहाँ तक जाएगा, और अगर उस पर अपना होराइजन को, फ्यूचर को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एडवाइजरी। इसको अपने प्लान का पार्ट बनाएं और साल के 60 में भी अप्रोच करते रहें और अपने आप को पुट योर सेल्फ टेस्ट, जाएं उनसे पूछें, पूछें उनसे जिनको वैल्यू चाहिए आपसे कि तुम्हें मुझसे किस तरह की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वैल्यू इज नॉट व्हाट यू परसीव टू बी द वैल्यू, वैल्यू इज व्हाट इज परसीव्ड बाय द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? बोर्ड एंड मैनेजमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे बोर्ड को रिपोर्ट करता हूं तो मैंने तो वैल्यू उसे ही देनी है जाके ना। इवन बोर्ड भी आपकी वैल्यू तब अप्रिशिएट करेगा व्हेन यू गो स्टेप अहेड एंड सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और वो तभी होगा जब आप अपने कंपेंडियम ऑफ सर्विसेज ऑफर करेंगे जिसमें एश्योरेंस भी होगी, एडवाइजरी भी होगी, आप फ्यूचर भी बता रहे होंगे, आप फॉरवर्ड लुकिंग भी होंगे, और आप सपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम रिकमेंडिंग टिल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग। दैट्स द वे टू गो बियॉन्ड इन द एडवाइजरी सर्विसेज। और इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली जो है वो काफी हेल्पफुल होते देखा है। सीएई की सक्सेस उस वक्त आती है इन माय डेफिनेशन जब बोर्ड के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके कमरे में आए और कहे यार मेरी हेल्प कर इस चीज में, दिस इज आई वांट योर हेल्प इन दिस। दैट्स वेयर द एक्चुअल सक्सेस लाइज, क्योंकि उसी वक्त उसको कंसिडर किया जाएगा कि दिस इज समवन हु इज नॉट जस्ट ए कंप्लायंस फ्रॉम द लॉ के जो है ना इसको हमें रखना है या टिक मार्क करना है, दिस इज एक्चुअली समवन जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर रहा है। और ये तभी हो सकेगा जब ऑडिटर फॉरवर्ड लुकिंग भी होगा, फ्यूचर फोकस्ड भी होगा, एजेंट ऑफ चेंज होगा, एंड वैल्यू ट्रस्टेड बिजनेस प्रोवाइडर भी होगा। नाउ टेकिंग दिस फॉरवर्ड, हम अब अगली चीज के ऊपर बात करेंगे जो आज का दूसरा टॉपिक है। आई विल टेक क्वेश्चंस अबाउट इट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन जो है अभी हम दूसरे कंपोनेंट को देखेंगे। एक्सेलेंस जब आपने लेकर आनी है तो आपकी एक्सेलेंस इज वन कंपोनेंट एडवाइजरी से तो आती है क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग द वैल्यू आउट देयर, लेकिन एक्सेलेंस की दूसरी फॉर्म जो है ना उससे भी आती है जब व्हेन यू आर एक्चुअली फोकसिंग एंड वर्किंग ऑन अ बैलेंस एंड अ डिसिप्लिन अप्रोच, और आप सिर्फ अपने आप को अपने खुद ही से असेस नहीं कर रहे बल्कि यू आर आस्किंग फॉर एवरीवन एल्स टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन यू। तो अगर आपका जो क्लाइंट अगर आपके बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखता तो आपका अपना ओपिनियन भी वो खास मैटर नहीं करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू तो आपके क्लाइंट को चाहिए। हाउएवर दैट बीइंग सेड, सारे बुरे नहीं होते और सारे अच्छे भी नहीं होते, तो बाज़ औक़ात किसी को हम बहुत बुरे लगेंगे बट इनफैक्ट दैट्स इज अ नेसेसिटी। लेकिन हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बेस पे चलते हैं। स्केप्टिसिज्म इज नॉट अ बिलीफ, इज नॉट अ ट्रस्ट सिस्टम। हम इस पे नहीं चलते, वी फैक्ट के ऊपर हम चलते हैं, हम लॉजिक पे चलते हैं, हम वैलिडेशन पे चलते हैं। सो टू द टिल द मोमेंट हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती कि वी कैन call into question someone's integrity, we do not question their integrity, but we keep our eyes open, we validate the facts, we look at the logic of something, that's how we proceed। इसको हम अब क्यूए के अंदर थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्यूए काफ़ी ज़्यादा एंटिटीज़ करवा रही हैं, नया नया स्टैंड नहीं आया इसमें, कुछ एंटिटीज़ ने जो है वो अपनी एक्सटर्नल असेसमेंट भी करवाई। आप देखते होंगे कि पिछले दिनों में भी EQA करवाया है, शील्ड मिल रही हैं, IAR है, पाकिस्तान के अंदर भी बैंक्स में इसको जो है वो इन्फोर्स किया गया कि आपने असेसमेंट करवानी है। क्यूए जो है वो 12 स्टैंडर्ड से जो है ना वो आ रहा है, स्टैंडर्ड नंबर 12 से आ रहा है जो कि डोमेन 4 है। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं। इसमें इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट भी है, इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी है, एंड ओवरसी एंड इम्प्रूव एंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी। यहाँ पे एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट का नाम नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट एक्चुअली जो है वो डोमेन 3 में कवर किया उसने, जब उसने इंटरनल ऑडिट को बोर्ड की जो है ना वो मैनेज इंडिपेंडेंस उसके फॉर्म पे लेके चला गया था। सो डोमेन इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसने डिस्कस की डोमेन 4 में, लेकिन डोमेन 3 में उसने जो है वो डिस्कस किया एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट को। लेकिन हम थोड़ी सी इसकी टाइप्स को एक दफा देखेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टैंडर्ड 8.3 और 12 में कवर होता है। जैसे मैंने पहले बताया 8.3 में वो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट की बात करता है, और इसके बारे में वो बताता है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट्स होंगी एंड आपकी जिसके अंदर आई मीन ओवरसी एंड जो है वो इम्प्रूव एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये वाली चीजें इसके अंदर फॉल करेंगी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड 12 में फॉल करती हैं। जिसका अच्छा ये ओवरसी एंड इम्प्रूव एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू एंड सुपरविजन के एंगल में आ जाती है। ठीक है,
और आपकी एक्सटर्नल असेसमेंट्स होगी जो कि 8.4 के अंदर वो बात कर रहा है। इसके अलावा आपके जो तीसरा कंपोनेंट इसमें ऐड होगा वो होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाज अ न्यू इंट्रोडक्शन इनटू द क्वालिटी एश्योरेंस डोमेन। इससे पहले वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट्स, पीरियोडिक असेसमेंट्स और एक्सटर्नल असेसमेंट्स की बात करता था। पीरियोडिक असेसमेंट्स आर पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स और एक्सटर्नल असेसमेंट्स, और इसके अलावा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। थोड़ा सा इसको मजीद जो है ना एलेबोरेट करते हैं। इंटरनल असेसमेंट्स में वो दो चीजें बताता है, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और पीरियोडिक असेसमेंट्स। अब ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में वो किस चीज की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कह रहा है, वो इस चीज की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कह रहा है, इसकी इसके साथ, ठीक है। वो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में किसकी बात करता है, वो बात करता है रिव्यू एंड सुपरविजन की। एंगेजमेंट का रिव्यू, सुपरविजन, उसके कंट्रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स की अप्रूव करना किसी एक लेवल के ऊपर, टाइमलाइंस को चेक करना, रिव्यू करना, एंगेजमेंट की जो है ना वो रिपोर्ट की डिलीवरी एंड टाइमलाइंस को मैनेज करना, ये सारी की सारी चीजें ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में आती है और यही चीजें आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट्स में वो कहता है कि साल में एक दफा तुमने पीरियोडिक असेसमेंट लाजमी करनी है और ये बोर्ड को भी बतानी है उसी साल में, ये मैंडेटरी है। पीरियोडिक असेसमेंट में वो सारा कुछ, पीरियोडिक असेसमेंट में क्या करना होगा वो भी मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। और एक्सटर्नल असेसमेंट में फुल असेसमेंट भी होती है और इंटरनल असेसमेंट विद सेल्फ इंडिपेंडेंट वैलिडेशन भी होती है। सो ये असेसमेंट्स, ये है एक ओवरऑल क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इट कवर्स ऑल द फैसेट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, और इसमें जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीजें हैं, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इंप्रूवमेंट भी है, और पीरियोडिक असेसमेंट्स भी हैं। समरी क्या आई चेंज की, अब समरी चेंज इस दफा ये है 2024 के स्टैंडर्ड्स में कि सीएई ने अब इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट के रिजल्ट भी बोर्ड को एनुअली बताने हैं। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, पहले था एक्सटर्नल लाजमी बताना है, जो है ना वो इंटरनल जो है ना जब तुम्हारा दिल करे बता दो या जब परफॉर्म कर लो। लेकिन अब वो कहता है अब एटलीस्ट एनुअली लाजमी परफॉर्म करना है मेथडोलॉजी के साथ। पहले वो सिर्फ कहता था रिजल्ट बता दो। उसके अंदर वो अब ये कहता है कि तुम्हारे एक्शन प्लान्स और प्रपोज टाइमलाइंस भी होंगे और बोर्ड उसे अप्रूव करेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सीएई जो है वो एक्शन प्लान्स और प्रपोज टाइमलाइंस को अप्रूव करेगा। अब ये चीज बोर्ड कर रहा होगा, बोथ फॉर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, और बोथ फॉर इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट एज वेल। दोनों केसेस में बोर्ड ने अप्रूव करना है। सो ये इस साल में जब चेंजेस आएंगे तो ये वाला काम आपके क्यूआईपीस को एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ेगा। और सीएई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उसमें स्ट्रेटजी को कंसिडर करेंगे, चार्टर को देखेंगे और सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड का इनपुट भी लेंगे। ये है वो वाली इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि इस साल में आपको करनी है और ये मैंडेटरी है। अगर आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स नहीं क्लियरली डिफाइंड और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आपकी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी की एक्टिविटीज को मैनेज नहीं कर रहे, then you have a problem, you will have to create them these years। और वो कैसे हो सकते हैं, मैंने रिपोर्ट इतनी देर में इशू करनी है, मैंने फील्ड वर्क इतनी देर में कंप्लीट करना है, दीज आर ऑल द परफॉर्मेंस मेजर्स। मैं इतनी देर के अंदर अपनी जो है वो क्या नाम है एक इन्वेस्टिगेशन या एडवाइजरी की असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा, ये मेरी जो है वो क्या कहते हैं उसे, इतना मेरा एक्सेप्टेबल सेटिस्फेक्शन स्कोर होगा जो कि मैनेजमेंट से मुझे चाहिए अपनी ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। अपने ये सारे के सारे बेंचमार्क्स हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस मेजर्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फॉल कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम जो किया था उसमें हमने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को भी काफी डिटेल में देखा था, अभी हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मूविंग ऑन, क्वालिटी फ्रेमवर्क के ऊपर हम थोड़ा सा देते हैं। सो अगर आप इंटरनल ऑडिट की क्वालिटी पे बात करते हैं तो उसका एक फ्रेमवर्क है। जो फ्रेमवर्क वो ये है कि एक उसके अंदर चार कंपोनेंट्स में उसे डिवाइड कर दिए, गवर्नेंस, स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रोसेसेस। आपकी जो भी पीरियोडिक और एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट एक्सरसाइज होगी वो ये चार कंपोनेंट्स को कवर करी होगी। उसमें ओपिनियन होगा स्टाफ आपकी गवर्नेंस के ऊपर, आपके स्टाफ के ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर और आपके प्रोसेसेस के ऊपर। और गवर्नेंस के अंदर क्या चीज आ रही है, सीएई के गवर्नेंस आ रही है। गवर्नेंस में क्या चीज आ रही है, आपका रिलेशन विद द बोर्ड और उसकी रिपोर्टिंग उसके अंदर इसके अंदर आ रही है। गवर्नेंस के अंदर आपके मिशन कोर और एथिक्स यानी कि तमाम एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड्स मोस्टली वहां पर आ रहे हैं। आईए स्टाफ में क्या चीज आ रही है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आ रही है, ड्यू केयर आ रही है, कैपेबिलिटी आ रही है, कंपिटेंसी आ रही है। मैनेजमेंट में क्या चीज आ रही है, मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी आ रही है। इसमें कैसे आपने एनुअल प्लान बनाया, कैसे आपने जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे आपने बोर्ड को रिपोर्टिंग की, कैसे आप पीरियोडिक लेकर गए, कैसे आपने एंगेजमेंट्स परफॉर्म की। और प्रोसेसेस वही, एंगेजमेंट कैसे हुई, रिस्क असेसमेंट एंगेजमेंट लेवल पे कैसे की, रिपोर्ट कैसे किया, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क कैसे किया, रिजेक्शन ऑफ रिस्क कैसे किया, ये सारी की सारी चीजें आपके प्रोसेसेस में कवर होती हैं। सो इन चारों कंपोनेंट्स से, चारों पिलर्स के ऊपर एक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट परफॉर्म की जा रही होती है, गवर्नेंस, स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रोसेसेस।
को आगे बढ़ाते हैं। इसकी एक डायग्राम अगर हम कहें तो ये कैसे लगेगी? डायग्राम है, एक है आपका एग्जिस्ट करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसमें गवर्नेंस भी है, उसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी है, और उसमें कम्युनिकेशन भी है। क्वालिटी इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर बिल्ड की जाती है। ये पूरा क्यूआईपी का फ्रेमवर्क है। अगर इसको पूरी डायग्राम बनेगी तो फिर आपको पूरा समझ आएगा। क्वालिटी इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और वो इन सारी चीज़ों में ऐड की जा रही है, गवर्नेंस में भी, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी, आपकी कम्युनिकेशन में भी। चूंकि हमने डिस्कस कर लिया कि सारे फंक्शन को एग्जिस्ट करती है, तो क्वालिटी असेसमेंट्स में मॉनिटरिंग आती है ऑनगोइंग, जिसको हमने डिस्कस किया है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में क्या है? एंगेजमेंट, सुपरविजन, रिव्यू, परफॉर्मेंस मेजर्स को देखना, बेंचमार्क्स को देखना, टाइमलाइंस को ट्रैक करना, अप्रूवल्स को देखना, कम्युनिकेशंस को देखना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऑनगोइंग मॉनिटरिंग का पार्ट होती हैं। पीरियोडिक सेल्फ असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं कि साल में एक दफ़ा अब लाजमी करनी है और इसका रिजल्ट भी बोर्ड के पास लेके जाने हैं, और एक्सटर्नल असेसमेंट। सो आपकी क्यूआईपी के अंदर ये तीन कंपोनेंट्स आते हैं, और ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग के साथ आपका परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स या मेजरमेंट्स भी आती हैं। इससे आपके निकलती हैं रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस, उससे आपकी बनती है रिपोर्ट, और ये कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहा होता है इस सबको। सो जो क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, वो आपका ओपिनियन दे रहा होगा गवर्नेंस के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के ऊपर, और आपकी कम्युनिकेशन ऑफ ऑल दीज इश्यूज, इस सब के ऊपर। और वो कैसे करेगा? वो इन सर्विसेज के थ्रू करेगा, या ऑनगोइंग देखेगा, या पीरियोडिकली देखेगा, या एक्सटर्नली करवाएगा, और इस पर टिप एक रिपोर्ट भी बनाएगा, रिकमेंडेशंस भी और टाइमलाइंस भी बनाएगा, और उसको फॉलोअप भी करेगा, ताकि इंटरनल ऑडिट फंक्शंस इन चीज़ों में इम्प्रूव हो। ये इम्प्रूवमेंट जो है वो, जब आप इस सारे को देखेंगे, तो ये आपकी एक पूरा सर्कल है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ क्यूआईपी एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोसेस। ये आपका जो है वो शुड बी एम्बेडेड इन द क्यूआईपी प्रोग्राम। ये देखें, ये कैसा जबरदस्त है। ये रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप से वो क्यूआईपी अपनी ऊपर भी जो है ना वो रिपोर्ट्स पॉइंट्स निकालेगा, और अपने भी इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करेगा। आगे लेके चलते हैं। पास टू क्वालिटी जब आप भी जाएंगे तो आपकी 3 रेटिंग्स वो देता है, और मेच्योरिटी लेवल्स में आईआई आपको 5 लेवल्स पे रेट करता है। ये जो जनरली कंफर्म, जिसको ग्रीन कहते हैं, पार्शली कंफर्म येलो होता है, डज नॉट कंफर्म जो है वो रेड होता है। ये ओपिनियन, इस पे ओपिनियन दिया जा रहा होता है, लेकिन मेच्योरिटी लेवल्स पे ओपिनियन नहीं दिया जाता। ये मेच्योरिटी लेवल्स आपको कहाँ से ना, आईआई का एक पाथ टू क्वालिटी बेसिकली जो है ना वो एक मॉडल है। उसके अंदर वो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी को जो है वो ये 5 लेवल्स पे रेट करता है। मजे की बात बताऊं, ये जो इंटीग्रेटेड है, अगर आपने एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट पास कर ली है तो आप लेवल 3 पे क्वालिफाई करते हैं उसमें। ये मैनेज एंड ऑप्टिमाइजिंग के लिए आपको नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिसेस पे जाने की जरूरत होती है। यू मे बी कंप्लायंट टू द स्टैंडर्ड्स, यू मे बी कंप्लायंट टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेकिन ये मैनेज और ऑप्टिमाइजिंग जो है ना, ये आपकी जो है वो एडवांस फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस से आती है। और एडवांस फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस वो जो है वो अश्योरेंस से भी नेक्स्ट लेवल पे, वो कहते हैं एडवाइजरी में कितना है, बिजनेस पार्टनर कितना अच्छा है, वैल्यूज पे कितनी अच्छी बात करता है, ये वाली चीजें जब ऑप्टिमाइजिंग और मैनेज में जाता है। सो मैं मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वी गॉट आवरसेल्व्स असेस्ड, और हम मैनेज्ड के अंदर फॉल हुए थे, 4 के ऊपर हमें असेस किया गया था, बिकॉज हम काफी एडवांस प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वी वर ऑल ग्रीन एंड एवरीथिंग, लेकिन हम फिर भी 4 में आए थे। ऑप्टिमाइजिंग हम चंद एलिमेंट्स और क्वेश्चंस पे हमें ऑप्टिमाइजिंग रेट किया गया था, लेकिन मेजॉरिटी आप कहें 90% वी वर एट मैनेज्ड और इंटीग्रेटेड। हम ओवरऑल रेटिंग हमारी 4.1 थी। सो अगर हम इस एंगल से आप ये बात करेंगे तो ये जो रेटिंग है इस पे ओपिनियन नहीं देते, लेकिन वो आपको बताते हैं कि भाई आप यहाँ पे फॉल करते हो। सो इफ समवन वांट्स टू मैच्योर देयर प्रैक्टिस, उसको ये वाला मॉडल देखने की जरूरत है, पाथ टू क्वालिटी जो मॉडल है उसका, आईआईए का। लेकिन अगर एक्सटर्नल असेसमेंट करवाएंगे या क्वालिटी असेसमेंट करवाएंगे तो आप अपने आप को 3 एरियाज में रेट कर रहे होंगे। चैलेंजेस क्या आते हैं आपका? कहाँ पर है आईएएफ पाथ टू क्वालिटी के अंदर, आपकी मेच्योरिटी क्या है, आप किस लेवल की क्वालिटी आपका बोर्ड एक्सपेक्ट करता है, क्या बोर्ड और ऑडिट कमेटी जो है वो परफेक्टली अलाइन है इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स के बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे, ये अलाइनमेंट है इनकी, और इंटरनल ऑडिट को कहाँ पर होना है, और आपके पास स्ट्रेटेजी और पाथ है। ये 4 चैलेंजेस आपके जो है ना वो बहुत ज्यादा आपकी क्वालिटी की असेसमेंट को, उसकी रेटिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। किधर हैं आप मेच्योरिटी में? अगर आप मेच्योरिटी में लेवल 2 पे ऊपर खड़े हैं तो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आप जनरल कंफर्मेंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बोर्ड की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और क्या वो इन चारों गवर्नेंस, रिस्क, गवर्नेंस, प्रोसेसेस, स्टाफ
और इन सबको जो है वो देख रहा है, जो हमने पहले डिस्कस किया 4 पिलर्स पे, वो अलाइंड है परफेक्टली। और क्या आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है किधर आपको जाना है? सो इफ दीज थिंग्स आर देयर, तो आपका एक जो है वो एक एडवांस फॉर्म ऑफ, एक अच्छे लेवल ऑफ मैच्योरिटी, यू नो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं परफॉर्म करना, क्या कुछ करना होगा। इसके ऊपर एक आगे चेकलिस्ट है, वो मैं आपके साथ पूरी पूरी डिस्कस करूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा आपको क्या करना है। अगर आप न्यू टू क्वालिटी हैं, सबसे पहले बाय इन लेना है। बाय इन क्यों लेना है? क्योंकि जब एक्सटर्नल असेसर आएगा तो वो इंटरव्यू लेगा, बोर्ड के चेयरमैन का भी लेगा, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के मेंबर्स का लेगा, सीईओ का लेगा, दूसरे स्टेक होल्डर्स का भी लेगा, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का भी, टेक्निकल मैनेजमेंट का भी लेगा। अगर वो आपके साथ बॉट इन नहीं है और अगर वो ये नहीं समझते कि आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर यू कैन कंसिडर योर सेल्फ कि आप अपना क्यूए पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि ये तो किसी काम के बंदे नहीं है। सो यू विल हैव टू क्रिएट अ बाय इन। अगर आप एक्सटर्नल असेसमेंट करवाने चाह रहे हैं, आपको प्लान बनाना चाहिए और डेलीगेशन करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट सिखाता हूँ क्या चीज़ें आगे, टाइमलाइंस के साथ आपको पूरा प्रोजेक्ट प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। टीम पे काम करना है, कंपिटेंसीज पे, फंक्शनल पे, गैप असेसमेंट्स पे, लर्निंग इंटरवेंशंस लानी पड़ेंगी। पूरी एंटायर इंटरनल ऑडिट के टीम के नॉलेज को अपलिफ्ट करना पड़ेगा आईपीपीएफ और ग्लोबल ऑडिट स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि आईए के स्टाफ का भी इंटरव्यू होगा एक्सटर्नल असेसमेंट में और वो रैंडमली सेलेक्ट होगा। तो अगर आप ऑडिटर स्टैंडर्ड्स को नहीं समझता, उसकी जुबान नहीं बोल पाता या बेस्ट मेथोडोलॉजी पे बात नहीं कर सकता, तो अगेन आपके ऊपर पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस या पार्शियल कंफर्मेंस आ सकती है। आपको अपने स्टेक होल्डर्स के पास जाना होगा, अपने डिपार्टमेंट का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, अपनी सर्विस कैटलॉग बनानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि दिस इज हाउ यू आर एडिंग वैल्यू, दिस इज हाउ यू हैव एडेड वैल्यू ओवर द पास्ट पीरियड। कैसे तुम्हारी चीज ने, निकाली हुई चीज ने, मेरी चीज ने तुम्हारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया, हेल्प किया। यू विल हैव टू मेक देम रियलाइज कि मैं इतनी वैल्यू टेबल पे लेकर आ रहा हूँ, अदरवाइज वो यही समझेंगे ये तो टिक मार्क करने वाले लोग हैं। सो अपने आप को एज अ सेलमैन जाके ऑफर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। अपने वर्क एथिक को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा फुल मेथोडोलॉजी और अप्रोच के साथ। यू विल हैव टू फॉलो द सिमिलर स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस फॉर एवरी फॉर्म ऑफ सर्विसेज यू आर डिलीवरिंग, बी दैट इज एश्योरेंस और बी दैट इज कंसल्टिंग और बी दैट इज एडवाइजरी इन एनी फॉर्म। जो है ये सब की सब स्टैंडर्डाइज होंगी, सब उनको पता होगा कि ये आएंगे, ये एडवांस नोटिस देंगे, ये मेरे साथ मीटिंग करेंगे, ये ड्यूरिंग द ऑडिट इश्यूज डिस्कस करेंगे, इट विल नॉट कम एज अ सरप्राइज टू मी एट द एंड ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ये मेरा ओपिनियन सुनेंगे, ये मेरी मेरी असेसमेंट को या मेरी रिकमेंडेशन या मेरी जो है वो ऑब्जेक्शन को भी सुनेंगे और ये अपनी रिपोर्ट में भी इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। दीज आर द ऑल द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एथिक्स जो आपको अपने काम में लेकर आनी पड़ेगी। ये जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अपने स्ट्रेटेजिक प्लान रेडी करना पड़ेगा और ये सब का सब आपको रिपीट करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। यू विल हैव टू कीप रिपीटिंग देम अगर आपने ऑल ग्रीन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट रेटिंग लेनी है, अगर आपने कभी इसके बारे में सोचा है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू, लेकिन जो है ना वो चैलेंजिंग एज वेल। क्या होगा एक्सटर्नल असेसमेंट में? सबसे पहले तो एक्सटर्नल असेसमेंट अगर फुल स्कोप कोई करने जाता है तो वो उस सबसे पहले प्लानिंग स्टेज में आता है। देयर इज अ चेकलिस्ट जो कि A0 A1 A2 A3 A6 चेकलिस्ट है जो कि एक्सटर्नल असेसर आपसे फिल करवाएगा आईएए का। वो आपकी गवर्नेंस की, आपके स्टाफ, आपके प्रोसेस, आपकी मैनेजमेंट सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेगा, आपसे क्वेश्चंस लेगा, फिलअप करेगा और फिर आपका सर्वेस की तरफ चला जाएगा। सो दे विल सेंड आउट सर्वेस जो कि एनानिमस होंगे। आपके रिस्पेक्टिव एचओडीज को, रिस्पेक्टिव फंक्शनल हेड्स को, ऑपरेशनल हेड्स को सर्वेज आएंगे, आपके स्टाफ को सर्वेज आएंगे, आपकी इंटरनल ऑडिट के मैनेजमेंट को सर्वेज आएंगे और बोर्ड के मेंबर्स को भी सर्वेज आएंगे। ये सारे के सारे जो सर्वेज हैं ये यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सर्वे फिलअप होंगे और ये एनानिमस होंगे। दीज सर्वेज विल बी feeding into the overall opinion about internal audit activity के whether or not it's true to its mission and purpose। देखें आपके जो असेसमेंट है वो आपके मिशन और पर्पस दोनों की हो रही होगी। आपकी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस की, आपकी मैनेजिंग की, आपकी मैनेजमेंट की, इन सब की असेसमेंट हो रही होगी। सो ये सर्वे जो है ना वो काफ़ी रोल प्ले करेंगे कि आपको बेंचमार्क किया जाएगा अगेंस्ट अदर्स और आपको रेट किया जाएगा कि आपने खुद अपने बारे में क्या कह रहे हो और आपके बारे में दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। सो आपकी वैल्यू नजर आ रही होगी इन सर्वेस के अंदर। इंटरव्यूज होंगे बोर्ड मेंबर्स के, मैंने पहले बताया, सीनियर मैनेजमेंट के, स्टाफ के, इवन एक्सटर्नल ऑडिटर के भी। सो एक्सटर्नल असेसर
एक्सटर्नल ऑडिट के पास भी जाएगा और उसका भी इंटरव्यू लेगा। सो अगर आपने कभी इंटरनल ऑडिट करते हुए आपने कभी एक्सटर्नल ऑडिटर से कभी बात ही नहीं की और कभी उसके साथ कोई डिस्कशंस नहीं, कोई शेयर नहीं किया, तो जब वो इंटरव्यू करने जाएंगे तो वो पूछेंगे या ना तो जी कोऑर्डिनेशन करता है, ना इसके हम पे रिलायंस करता है, ना हमें कोई चीज़ दिखाता है, और हमें इसमें कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही है इंटरनल ऑडिट में। तो अगेन बी रेडी, क्योंकि आपको आपकी असेसमेंट पे ये चीज़ इंपैक्ट करेगी। ऑन साइट असेसमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपकी प्लानिंग मेथोडोलॉजी, आपके चार्टर्स, आपके टूल्स, आपके वर्किंग पेपर्स, एंगेजमेंट्स, आपके जो है वो जो आपने एंगेजमेंट वर्किंग पेपर्स को, या अगर आपने कोई इंप्लीमेंट कुछ सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ, ये सारी की सारी ऑन साइट असेसमेंट में परफॉर्म की जाएंगी। और इसके बाद रिपोर्ट बनेगी, ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर इम्पैक्ट और असेसमेंट बताई जा रही होगी। रिमेंबर, अब नए स्टैंडर्ड्स में ये जो एक्शन प्लान्स हैं एक्सटर्नल असेसमेंट के और रेटिंग जो है वो डायरेक्ट बोर्ड को जा रही होगी, पहले सीएई को जाती थी, अब बोर्ड को जाएगी। तो ये सारे का सारा आपका एक्सटर्नल ऑडिट का अगर आप अपना करवाते हैं, एक्सटर्नल असेसमेंट करवाते हैं, तो उसमें ये सारा कुछ हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं अंदाजा कि ये वाली चीजें इंटरव्यूज के फॉर्म में फॉर्म की जा रही होंगी। वो कहेंगे कि हम ये अच्छा बना लें तो ये तो हमारा खुद ब खुद ही हो जाएगा, ये दो चीजें हैं। बट ये दोनों बहुत की जो है ना वो एलिमेंट्स हैं, की इनपुट्स हैं इनटू गेटिंग a successful general conformance or a green general conformance in your external assessment। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर ये भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और ये सारे का सारा आपकी पीरियोडिक इंटरनल असेसमेंट के अंदर फॉल करेगा। सो पीरियोडिक असेसमेंट में आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जो कि एनुअली करने हैं। जनरली अगर आपने एक्सटर्नल असेसमेंट करवा ली है साल में एक, 5 साल में आपने एक दफा करवा ली है स्टैंडर्ड्स, तो ये जो बाकी 5 स्टेप्स हैं ये भी आपको परफॉर्म करने हैं एनुअली। तो समवन विद इन द इंटरनल ऑडिट हैज टू परफॉर्म इट, और वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए जनरली दूसरी एंगेजमेंट से, या वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग सीएई को होनी चाहिए। वो ये सारी सर्विसेज और सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन सर्वे, ये क्वेश्चंस होंगे आपके सर्वे में। मैनेजमेंट, स्टाफ और प्रोसेसेस के बारे में क्या सवाल होंगे, काम ठीक करते हैं, इंटेग्रिटी है इनकी, एडिक्वेट टाइमलाइन के लिए सर्विस परफॉर्म की जा रही थी, लोग कॉम्पिटेंट थे, आप इनकी जो है ना एडवाइस को वैल्यूएबल समझते हैं कि नहीं समझते, काम इनका वैल्यूएबल है कि नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते, एक्सेप्टेबल टाइम के लिए एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं, टाइम पे सर्विस वैल्यू डिलीवर करते हैं, क्या अलाइंड है इनके प्रोसेसेस, क्या आपके ओपिनियन फीडबैक को कंसिडर किया जाता है, कि आपके असेसमेंट को जो है ना वैल्यू किया जाता है, आपके ख्याल में इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटी जो है वो क्या है, राइट रिस्क को उनके सारी चीज़ों को एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही। सो याद रखें ये सारे के सारे सर्वेज और इंटरव्यूज में ये सवाल पूछेगा एक्सटर्नल असेसर, तो यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो ताल्लुकात अपने बैरूनी और जो है वो अंदरूनी ताल्लुकात एक्सटर्नल ऑडिटर से भी और मैनेजमेंट से भी ठीक आपको बनाने पड़ेंगे। और अगर आप किसी से, फॉर एग्जांपल वी मे एंड अप जो है वो रिकमेंडिंग समथिंग एग्रेसिव अगेंस्ट समवन, तो you'll be able to defend it in front of the external assessor कि भाई देखो उसका तो ओपिनियन बाइस्ड होना था, क्योंकि ये देखो हमने ये रिपोर्ट दी हुई है। सो you'll have to be able to defend it इन ऑल जो है वो पर्सपेक्टिव इन एवरी एस्पेक्ट। तो ये नहीं कोई कह रहा है कि आप एग्रेसिव रिपोर्ट्स ना दें, बट यू विल हैव टू बी रेडी टू डिफेंड इट। इक्वे वर्थ एफर्ट बिल्कुल है, क्योंकि आप कन्फर्मेंस लेते हैं लीडिंग प्रैक्टिसेस के साथ, आपका बोर्ड को इंडिपेंडेंस एश्योरेंस मिलती है कि ये काम ठीक कर रहे हैं, क्वालिटी का काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग रिकमेंडेशंस आपको इसमें से आती हैं, कैसे रेडी होना है, वेल इन एडवांस तैयार हो, टीम डेडिकेट करें, थ्योरेटिकल जो है ना करें, बल्कि प्रिपेयर टू वॉक द टॉक। जो बंदा आपका क्यूआई पे डेलीगेट कर रहे हैं वो भी, जो आपकी मैनेजमेंट है, आपका चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, उससे ये सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है, उसको एडहॉक प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगेन स्टैंडर्डाइज द वर्क एथिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपना नॉलेज इंप्रूव करें, अपनी रेडीनेस को इंटरनली पहले असेस करें बिफोर एक्सटर्नल जाने से। ये एक कंपैरिजन है बिटवीन 2017 एंड 2014। अगर आप ये देखेंगे तो ये पहले इसमें जो मेन चेंज है वो ये चेंज ये चेंज आई थी कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेट करेगा, रिजल्ट सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड को सिर्फ कम्युनिकेट करेगा ऑनगोइंग और एटलीस्ट एनुअली इस एंगल से। लेकिन जो है ना वो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो रिव्यू एंड अप्रूवल बाय बोर्ड आएगा, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स डायरेक्टली बोर्ड को होगी, ये इन सॉलिसिट इनपुट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड वो लेगा परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के ऊपर, एक्शन प्लान्स और इसके ऊपर लेगा, वो फीडबैक भी लेगा कॉम्पिटेंसी के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें आपकी अब नए स्टैंडर्ड्स के अंदर आ चुकी हुई हैं। हमने नए स्टैंडर्ड्स और पुराने का कंपैरिजन पहले पढ़ा था, सो जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर ताकि आपको नजर आ जाए कि दोनों जो पे साइड बाय साइड कंपैरिजन में क्या चेंज आया। आपको कैसे पता चलेगा आप तैयार हैं?
ये बड़ी अच्छी चेकलिस्ट है। सवाल होंगे आपसे, मैं सवाल बताता जाऊंगा, अपने आप को बेंचमार्क असेस खुद ही करते जाइएगा कि आप इसमें कहाँ पर खड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। सवाल काफ़ी सारे सवाल हैं। पहला सवाल क्या आपके पास ये है, चार्टर है ऑडिट कमेटी का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रूव्ड है, जिसमें अप्रूव्ड है जहाँ पे आईए इंटरनल ऑडिट फंक्शन नज़र आ रहा है। क्या फॉर्मलाइज्ड क्यूआईपी एग्जिस्ट करता है, वो डॉक्यूमेंटेड है, उसका प्रोसेस और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। क्या चार्टर आपका अपना अप्रूव्ड है और आपकी आपकी एंटिटी की नीड्स के लिए एडजस्ट हो चुका हुआ, एंड इट हैज ऑल द टाइप ऑफ सर्विसेज दैट यू ऑफर इंक्लूडिंग द अदर सर्विसेज जो आपको करने के लिए दी गई हैं। बाज एंटिटीज में ईआरएम दे दिया जाता है, बाज एंटिटीज में कंप्लायंस पकड़ा दी जाती है। ये सारी की सारी चीजें आपके चार्टर के अंदर हैं, लिखी हुई हैं एग्जैक्टली और डिफाइंड हैं और सेफ गार्ड्स के साथ हैं। क्या आपका स्ट्रेटेजिक प्लान विजन वगैरह ये बना हुआ और अप्रूव्ड है बोर्ड से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऑडिट इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी का बजटेड स्टाफ काउंट और चार्टर अप्रूव्ड है बोर्ड से, अगेन सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड दोनों से अप्रूव्ड है। क्या आपका इंटरनल ऑडिट मैनुअल बना हुआ है और अप्रूव्ड है और ये सारी चीजें कवर कर रहा है। डेवलपमेंट के ऊपर क्यूए, ऑडिट प्लान, असेसमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, कोड ऑफ एथिक्स, एंगेजमेंट प्लानिंग, दिस अश्योरेंस, एडवाइजरी एंगेजमेंट्स को कैसे परफॉर्म करना है, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, फॉलो अप की बात कर रहा है, रिपोर्टिंग सीनियर मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी, बोर्ड इसके ऊपर बात कर रहा है। क्या ये सारी चीजें आपके ऑडिट मैनुअल के अंदर कवर्ड है। ये बड़ा स्टार्ट, ये पुश स्टार्ट करने के लिए ये बड़ा अच्छा जो है ना वो एक असेसमेंट जो है ना वो लिटमस टेस्ट है कि ये आपके मैनुअल में कवर्ड है। क्या आपके स्टाफ की जॉब डिस्क्रिप्शंस बनी हुई हैं, डू दे नो व्हाट दे हैव टू डू। क्या आपका कंपिटेंसी कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसके एक्सपीरियंस और जो आपके फंक्शन में होने के लिए स्किल सेट चाहिए वो हैं। क्या आपका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड है स्टाफ का आपका, क्या आपका ट्रेनिंग का प्लान बना हुआ है, आपने टीएनए परफॉर्म किया है बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट जो आपने परफॉर्म की थी। क्या आपके स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क्स हैं स्टाफ को एवेल्युएट करने के लिए, नॉट फॉर द डिपार्टमेंट बट स्टाफ को एवेल्युएट करने के लिए भी स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क्स हैं। और ये कहाँ से आएंगे, ये आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव से ही जो है ना वो स्टार्ट हो रहे होंगे। क्या तमाम स्टेक होल्डर्स और स्टाफ उनको पता है कि क्यूआईपी होने जा रहा है और आपने सबसे मिल लिया, हैव दे बॉट इनटू इट, डू दे नो व्हाट इज एक्चुअली एट स्टेक, डू दे रियलाइज कि जब उनका डिपार्टमेंट अच्छी रेटिंग लेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो उसकी गुडविल अपलिफ्ट होती है, डू दे हैव दे बॉट इनटू इट और नॉट। और क्या आपके केपीआईज और परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स बने हुए हैं और क्या ये आपके ओवरऑल ऑडिट प्लान के साथ लिंक्ड है कि नहीं है। इसके आगे क्या आपके पास ये चीजें हैं डेमोन्स्ट्रेट करने, कंफर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। नंबर वन, क्या आपके पास बोर्ड ऑडिट कमेटी के सॉफ्ट के आपके वो बोर्ड के मिनट्स हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं जहां पर आपका एजेंडा डिस्कस हुआ था। क्या आपके एम्प्लॉयज, आपका स्टाफ इंटरनल ऑडिट का कोई कोड ऑफ एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन चीजों को एक्नॉलेज करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं और एनुअल कोई अपना साइन अप का प्रोसेस करते हैं। डू यू डू दैट, डू यू इन्फोर्स दैम, या उनको एथिक्स की आप ट्रेनिंग करवाते हैं और उनसे उसका डिस्क्लोजर और उनसे उनसे साइन ऑफ करवाते हैं कि दे अंडरस्टैंड एंड दे डू हैव नो एथिकल, दे आर नॉट एथिकली कॉम्प्रोमाइज, दे हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये आप काम करते हैं। क्या आप एनुअल प्लान बनाते वक्त रिस्क असेसमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, ये सारी चीजें कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लान को जिन में रखते हुए, इनको डॉक्यूमेंट करते हैं। क्या ये प्लान सीनियर मैनेजमेंट भी अप्रूव करती है और बोर्ड भी अप्रूव करता है। सीनियर मैनेजमेंट मैंने से सीनियर मैनेजमेंट तो क्या प्रेसिडेंट सीईओ अप्रूव कर रहा है, उसका इनपुट लिया है आपने, बाकी सीनियर लीडर्स का आपने उनसे कंसल्ट किया है, दूसरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स उनको प्लान बनाते वक्त। क्या रिपोर्टिंग पैटर्न आपका क्या है सीनियर मैनेजमेंट को, क्या ऑडिट कमेटी, बोर्ड को, क्या आपने फॉर्मेट अडॉप्ट किया हुआ है कि आप चेंज करते हैं उसको, ये आपके पास होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का टेम्पलेट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, आप इशू की रेटिंग कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्वेशन की रिस्क रेटिंग कैसे कर रहे हैं, आप आप ऑडिट रिपोर्ट की ओवरऑल कंक्लूजन की रेटिंग कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या उसका जो बेंचमार्क है, उसका क्राइटेरिया क्या आपने अपने क्लाइंट को शेयर किया, वो उसे पता है। डू दे नो कि आप किसी चीज को क्रिटिकल कहते हैं तो इस वजह से कहते हैं, किसी को हाई रिस्क कहते हैं तो इस वजह से कहते हैं। आर हैव दे बॉट इनटू इट, डू दे अंडरस्टैंड, ये उसे पता होना चाहिए। आपके कौन से सॉफ्टवेयर हैं ये सारे आपके पता होना चाहिए। कोई क्यूआईपी आपका है, कोई आपने जो है वो पीरियोडिक असेसमेंट्स की आपने रिपोर्ट लेकर गए हैं बोर्ड में, ये आपके पास अवेलेबल है। कि आपका क्यूआईपी का सपोर्टिंग रिकॉर्ड आपके पास है, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और पीरियोडिक इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड आपकी बोर्ड को रिपोर्ट्स और बेंचमार्क्स और केपीआईज के आपके पास अवेलेबल हैं। ये सब के सब आपको कंफर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। इससे आगे अगर आपने कोई एक्सटर्नल असेसमेंट करवाई है आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद क्या आपकी जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आपके पास है। जनरली आपको 2-3 साल का रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि आपके पास वो कोई स्पेसिफिक रजिस्टर है, आप नंबरिंग करते हैं, उनको पीरियोडिक को नंबर असाइन करते हैं और उस हिसाब से लॉग और वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं।
इसके अलावा आपके उनके सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जहां से आपके मैनुअल और स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस रिफ्लेक्ट हो रही हो। क्या चीज़ आएगी, रिस्क असेसमेंट है, कंट्रोल डिजाइन असेसमेंट आपने की हुई है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वो एग्रीमेंट भी उसमें एडवाइजरी का क्लाइंट के साथ लगा हुआ है, कोई ओपनिंग मीटिंग की, कोई प्लानिंग मीटिंग की, वो ऑडिट प्रोग्राम वर्क प्रोग्राम बना था, उसके अप्रूवल्स थी, रिव्यू था, उसके सारी चीज़ें थी, सैम्पलिंग थी, आपकी एग्जिट मीटिंग थी, सारी कॉरस्पॉन्डेंस एविडेंस, कोई आपने चीज़ कैप्चर की ओपिनियन देने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके पास एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए चेकलिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ एन ओवरऑल ओपिनियन, या ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके लिए खुशी की खबर ये है कि आप एक्सटर्नल असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सीए इसको क्या करना है इस साल के अंदर, उन्हें काम ये करना है कि अगर उनकी असेसमेंट जनवरी 2000 क्योंकि स्टैंडर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आ रही है, अगर क्यू ड्यू है 2024 के अंदर, तो उसको करंट आईपीपीएफ यानी 2017 के फॉर्म में बना लें और 2024 के साथ गैप कंपैरिजन कर लें, ठीक है। और अगर 2024 या उससे 25 से उससे बियॉन्ड जा रही है, तो आप 24 में भी करवा सकते हैं, या रेडीनेस असेसमेंट अभी करवा लें इन रिलेशन टू द 2024 स्टैंडर्ड्स। क्या करना है 2024 में, स्टैंडर्ड्स की गैप असेसमेंट करें, चार्टर अपना अपडेट करें, अपना मैनुअल अपनी मेथोडोलॉजी को अपडेट करें, स्ट्रेटजी बनाएं अपनी, परफॉर्मेंस मेजर्स अपने डॉक्यूमेंट करें, इनपुट लें सीनियर मैनेजमेंट से और बोर्ड से अप्रूव करवाएं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स पे काम करें, कंपिटेंसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और फ्रेमवर्क बनाएं, उसके ऊपर काम करें, अपना आईए प्लान को, रिसोर्सेज को उसके फॉर्म पे बनाएं। क्योंकि पहले वो इंटरनल ऑडिट प्लान को सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म पे बता रहा था कि जी इंटरनल ऑडिट प्लान, एनुअल प्लान, लेकिन अब वो कहता है इंटरनल ऑडिट प्लान एनुअल में फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को सेपरेटली आइडेंटिफाई करके बताना है। सो ये डेमोन्स्ट्रेटिंग कंप्लायंस के लिए जरूरी होगा। टेम्पलेट्स के स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करें, क्योंकि दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर नाउ इंसिस्टिंग कि आप डेमोन्स्ट्रेट, आप अपनी कंप्लायंस को बेहतर करने के लिए आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेम्पलेट्स करें, अपना फॉर्मल क्यूआईपी बनाएं और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करें। और इसके साथ ही हम फ्लोर को ओपन करते हैं फॉर ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स, अगर किसी को कहें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई गेस जो है ना वी कंप्लीटेड विद इन टाइम। इसकी वीडियो को हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। हमने दो चीज़ों को कवर किया है, कैसे एडवाइजरी को बेहतर करना है अपने रोल में, उसके सेफगार्ड्स को डिस्कस किया है, क्या क्या चीज़ें एडवाइजरी में फॉल कर सकती हैं। सेकेंडली हमने डिस्कस किया है कि आपने अगर अपनी क्वालिटी असेसमेंट इंप्रूव करनी है और उससे एक्सीलेंस लेकर आनी है, तो वो क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। The floor is open. If anyone has any questions, please go ahead. Ji Bilal, thank you for the wonderful presentation and your time, your efforts. Really appreciate that. So my question pertaining to the selection of the external quality assessor. For example, I understand about the quality assessment that is being done periodically, and when you are going towards self-validation, either through external party or the full-time external assessor. Just wanted to understand about who can perform, and being a Pakistani company, do we really need to go towards that IAA chapter 2 that have a charter of performing that particular QA? So just elaborate these perspectives. So, number one, for both self-assessment, independent validation, or external assessment, you need to have an external person which is independent of the organization to perform these services. और अब उसने clarify किया है कि वो जो external assessor होगा उसमें एक बंदा certified internal auditor लाजमी होना चाहिए। पहले ये mandatory नहीं था, अब ये मैंडेटरी है। सो अगर आपने जो है ना वो फॉर एग्जांपल, अब आईएए जो है ना वो चार्टर देता है, इसकी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है एक्सटर्नल असेसमेंट को परफॉर्म करने की, और वो चार्टर देता है किसी फर्म को, किसी चैप्टर को, किसी बॉडी को साइन चार्टर के तुम मेरे बिहाफ पे एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट कर सकते हो और उसको एक्सटर्नल क्वालिटी सर्टिफाइड कह सकते हो, ईक्यूए जिसको कहते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। लेकिन दैट डज नॉट बार अदर प्रोफेशनल फर्म्स है, पाकिस्तान की फर्म्स हैं, डज नॉट बार देम टू परफॉर्म दिस सर्विस एज एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। वो एक क्वालिटी असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान में बैंक्स ने इसको एक्सेप्ट भी किया, स्टेट बैंक ने। यू डोंट नीड टू एंगेज विद आईआईए सर्टिफाइड, आपका जो है ना वो बोर्ड आईआईए सर्टिफाइड जो है ना वो चार्टर होल्डर ऑफ और एनी बॉडी और एनी टाइप के आपने उसी के से ही जो है ना सर्विस ही लेनी है। लेकिन दैट बीइंग सेड, अगर आपने किसी उससे भी सर्विस लेनी है किसी फर्म से, तो डू इंश्योर
कि उसमें उसके अंदर कोई एक ना एक सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर लाजमी है, उसका टीम लीड या उसका मेंबर जो कि सर्विस परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज ये वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये आपने कोई एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट करवाई। दिस इज द मिनिमम बेंचमार्क जो कि अब उसके केस में आ रहा है। हाउएवर ये मैंडेटरी है नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट आप नहीं भी करवाएंगे तो नो बडी विल रेज अ क्वेश्चन टू यू अनलेस कोई लॉ या रेगुलेशन जो है ना, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो उनके रेगुलेशंस एंड लॉज ने जो है ना बाइंडिंग कर दिया है कंपनीज के ऊपर, या आपने अपनी लाजमी असेसमेंट करवानी है एज फार एज एटलीस्ट जो है ना जो पब्लिक लिस्टेड या लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। लेकिन पाकिस्तान में मैंडेटरी नहीं है, ओनली इन जो है वो आपके स्टेट बैंक ने मैंडेटरी किया है बैंक्स के लिए, ठीक है। हाउएवर My अगेन second आप question, sorry, please move. जी जी। सो हाउएवर ये आप करवा लें तो इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन, इट्स अ गुड मोरल बूस्टर एज वेल। आपको अपनी कंपिटेंस की असेसमेंट का अंदाजा होता है, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का आपकी बेंचमार्किंग पता चलती है और आपको यूजफुल रिकमेंडेशंस मिलती हैं। दैट बिंग सेड, एक्सटर्नल ना भी कराएं तो इंटरनल करते रहें और उसके रिजल्ट्स भी आपने उसी तरह बोर्ड को बताने हैं। बट बोर्ड को आप साथ में ये भी बताएंगे कि भाई मैं जीआईएस कंप्लाइंट हूँ लेकिन मैं एक्सटर्नल असेसमेंट नहीं करवा पा रहा, अगेन मेरी बजटरी लिमिटेशंस हैं, मेरे जो है वो ये पाकिस्तान में एसएसआर वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगेन जो है ना इट डिपेंड्स ऑन इट्स अ कॉस्ट डिसीजन। अगर आप किसी को भी इन्वॉल्व करेंगे तो 20 25 30 लाख आपको उसको देना पड़ेगा असेसमेंट परफॉर्म करवाने के लिए। I guess आपका आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, सिंस मैं कॉस्ट का परस्पेक्टिव पूछना चाह रहा था कि नॉर्मली पाकिस्तान में if the company wanted to get it, so इस minimum to maximum range, what's the range? 15 16 20 लाख तक जो है ना ये आपको कोट करेंगे। डिपेंड्स ऑन द ऑडिट शॉप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा बड़ी ऑडिट शॉप है, जनरली छोटे डिपार्टमेंट्स तो करवाने नहीं जाते, बड़ी और बड़े स्टाफ जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस करवा रही होती हैं तो वो 15 से 20 लाख 25 लाख यहाँ तक जो, क्योंकि इट्स बीइंग टेकन एज सॉर्ट ऑफ ए कंसल्टिंग सर्विस, या वो अश्योरेंस तो नहीं उस हिसाब से बना रहे होते, ये अदर वर्क के तौर पे वो लेते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और इसके ऊपर वो पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन बी डू मेक श्योर एंड इंश्योर कि जो एक्सटर्नल असेसर है उनसे पहले ये सवाल पूछ लें लोकल फर्म से भी कि तुम्हारे पास कोई सीआईए है कि नहीं है, या तुम चार्टर होल्डर हो कि नहीं हो। सो अगर कोई फार्म हो तो उससे ये 2 3 सवाल पूछ लें कि आपके पास आईए का चार्टर है, नंबर 1 कॉस्ट पे नेगोशिएट करने के लिए, आपके पास कोई सीआईए है, आपके पास डेमोन्स्ट्रेटेड पहले असेसमेंट्स का एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, या आपने वो इनकी आईए की जो है ना ईक्यू ट्रेनिंग ली हुई है कि नहीं ली हुई। ये 3 4 सवाल हैं, इसके बेसिस के ऊपर आप उन्हें थोड़ा सा टेक्निकली नॉकआउट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो तुम किस चीज़ के इतने पैसे मांग रहे हो। सो अगेन जो है ना वो डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर जो फर्म है, लेट्स से जिसके पास चार्टर है, चैप्टर है, how much they will charge considering they are competent, they are authorized, हाँ बाहर वही से आना है उन्होंने 15 से 20 लाख मैंने आपको भी बताया ना, उस चीज 15 20 लाख 25 लाख, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइड पे या आपके साइज पे डिपेंड करता है। ये जनरली बड़ी फर्म्स ही दे रही होंगी आपको, तो वो आपको आपको पता है वो मिसाल के एक जो है ना वो जो एक्सटर्नल ऑडिट है ना उसके इक्वल इक्विवेलेंट सॉर्ट ऑफ पैसे जो है ना चार्ज कर लेंगे आपको। सो बेयर इन माइंड कि आपका 15 लाख तो कम ही होगा, इससे ज़्यादा ही मांगेंगे आपसे, 20 25 लाख तक आपसे मांगेंगे अगर आपने एक्सटर्नल असेसमेंट करवानी है। ये 4 5 लाख की नहीं है। हाँ अनलेस बहुत ही थकड़ सी फर्म के पास, आप शायद बहुत छोटी फर्म के पास चल जाएं तो आपको सस्ता भी कर दें, लेकिन आप जनरली चाहेंगे कि आप पीडब्ल्यूसी से कराएं या केपीएमजी से कराएं, मीन दीज फर्म्स हैव रेपुटेबल नेम एटसेट्रा, और उनके डेमोन्स्ट्रेटेड पास एक्सपीरियंस है जो भी है, तो ये आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर ऑडिबल है। जी जी। फैसल साहब प्लीज योर क्वेश्चन। जी सर, मेरे सर दो क्वेश्चन है फिलहाल सर। पहले तो मैं ये जो मुजम्मिल साहब हमारे पूछ रहे थे ना, तो मैं अभी एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट से गुजर रहा हूँ। तो बाहर की अगर फर्म आप इंगेज करेंगे यूए की या कहीं और की, तो तकरीबन वो 30 लाख से 55 लाख के दरमियान वेरी करती है एज पर द, ज़्यादा छोटी है तो वो 35 37 लाख रुपए करेगी, थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको तकरीबन 50 52 लाख रुपए करेगी। तो पाकिस्तान में जब आएंगे तो क्योंकि डॉलर रूप में कर रही है वो, तो पाकिस्तान में शायद रुपीज में करेगी, तो हो सकता है वो आपको 20 25 लाख रुपए में बड़ी फर्म मिल जाए। हम्म अच्छा आप सर, मेरा सवाल है बिलाल साहब, अ, वो ये है कि हमने कहा कि ऑडिट अगर कोई और भी सर्विसेज उसके पास है, जैसे ईआरएम है, कंप्लायंस है, ठीक है। अब सिनारियो ये है कि ईआरएम है हमारे पास मिसाल के तौर पे, तो हम ये कह लें कि उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव्ड है वो हमारे इंटरनल ऑडिट चार्टर में नहीं है। हाउएवर हम्म सेम बोर्ड सेम ऑडिट कमेटी से एक ईआरएम का चार्टर अप्रूव्ड है, लेकिन हम्म हमारे इंटरनल ऑडिट के अंदर वो मौजूद नहीं है। तो क्या हमें हम्म वो इंटरनल ऑडिट के चार्टर में ले जाना जरूरी है, या ईआरएम का चार्टर भी उसी ऑडिट कमेटी से अप्रूव है? पहला सवाल तो मेरा जो है वो ये है। हम्म दूसरा सवाल ये है
कि जब हम एनुअल इंटरनल ऑडिट प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो हम डिफरेंट स्टेक होल्डर से, अदर एश्योरेंस फंक्शन से इनपुट ले रहे होते हैं। ठीक है कि हाँ जी बताइए आपका कवरेज एरिया क्या है, हम एक दूसरे रिलायंस को बढ़ा सकें। और क्या हम, क्योंकि ईआरएम इज पार्ट ऑफ आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ईआरएम से कोऑर्डिनेट करें। और ईआरएम क्योंकि वो चारों पांचों छह एश्योरेंस फंक्शन से वो कंबाइंड रिस्क रजिस्टर भी बना रहा है और सारा काम कर रहा है, तो क्या ये काम फुलफिल हो जाएगा कि आई अगेन नीड टू मीट एवरीवन? तो ये दो क्वेश्चन है प्लीज। अच्छा, सो पहला क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर ये कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली जो है ना वो तमाम अदर सर्विसेज को कहता है कि आप डिफाइन करें जहाँ पे जिसके ऊपर आपकी ऑब्लिगेशन है इन योर इंटरनल ऑडिट चार्टर। ईआरएम का चार्टर जो है ना वो सेपरेटली एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन जो है ना वो आई कंप्लाइंस के ऊपर आप पे पॉइंट ये बना सकता है कि आपके अपने चार्टर से इंडिकेशन नहीं मिलती कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईआरएम की भी है। आप बेशक वो सेम कमेटी की बात कर रहे हैं, सेम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो है ना जो इंडिकेशन आपकी जो अपने चार्टर से निकलनी चाहिए वो आपकी ईआरएम के चार्टर से नजर नहीं आ रही होगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल इन एवरीथिंग। वो चार्टर बेशक सेम बॉडी से ही है, लेकिन इट्स एडवाइजेबल कि आप अपने चार्टर में उसको जरूर रिफ्लेक्ट करें कि इंटरनल ऑडिट जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल, सीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईआरएम, और इसके रिलेटेड ये सारी रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस जो चीजें हैं सारी ये इस चार्टर में डिफाइंड है। सो उसका एक रेफरेंस दे देना उसके अंदर जो है ना वो जरूरी है, ताकि रीडर को जब वो सिर्फ इंटरनल ऑडिट चार्टर उठाए तो उससे पता चल जाए कि ये ईआरएम भी यही लोग ही देखते हैं। ये है पहला पहला जो है ना वो क्वेश्चन था। द सेकंड क्वेश्चन इज कि आप अगर दूसरे स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेने के लिए ईआरएम से जो है ना फीडबैक ले लें तो फिर कैसे रहेगा। यहाँ पे जो है ना वो एक क्वेश्चन आ जाता है। द क्वेश्चन इज ईआरएम आप परफॉर्म कर रहे हैं और ईआरएम के ऊपर आप अश्योरेंस नहीं दे सकते, ठीक है। ईआरएम जो है वो अगेन चूंकि उसमें सेफ गार्ड है कि उस ईआरएम पे इंश्योरेंस देने के लिए आपको किसी बाहर के पास जाना जाना पड़ेगा। तो अगर आपकी इंडिपेंडेंस एज फार एज ईआरएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि आप तो उसके लिए ऑब्लिगेशन के जिम्मेदार हैं, तो आप उसके किए हुए काम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अगेन आपने ना तो आप उसके काम को इंडिपेंडेंटली वैलिडेट कर सकते हैं बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप जो है वो अपने उसके काम को जो है वो इंडिपेंडेंटली रेट भी नहीं कर सकते, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन स्टैंडर्ड इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस पे तो हम बात कर सकते हैं कि आपको जाना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने दूसरे स्टेक होल्डर से पूछा है कि नहीं पूछा। वो आपकी जो है ना ईआरएम जो आपका फंक्शन आपका है उसने जो दूसरों से कोऑर्डिनेट करके असेसमेंट करके आप चीजें डॉक्यूमेंट की है, लिस्ट डाउन की है, वो इसको इक्वली कंसिडर गुड कहेगा और कहेगा कि हाँ नहीं ठीक है, चूंकि आप ही उसके जिम्मेदार है और उसी ने एक्टिविटी परफॉर्म किया और ये डॉक्यूमेंटेड है सारी और उसने लिखा हुआ है, लिहाजा उसको एक्सेप्टेबल कहा जाएगा। तो ये एज एन ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं, ये नॉन कंप्लाइंस नहीं होगी। जी फैसल साहब। थैंक्स सर, थैंक्स, व्हाट योर पॉइंट। बस मैंने ईआरएम के काम पे ना रिलायंस जो है ना वो प्लेस करने जा रहा हूँ मुझे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? और तो अगेन जिन्होंने ज्वाइन किया जस्ट वांटेड टू रिमाइंड देम कि जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो चैट में लिख दें, इसके बेस पे उन्हें क्वेश्चन तो वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज हम इसको बंद कर लेते हैं। चैट डिसेबल्ड है। चैट डिसेबल्ड है? चैट इज नॉट डिसेबल्ड। अच्छा सॉरी, मैं जस्ट गिव मी अ मिनट। चैट इज नाउ अनेबल्ड जी। आप जिस चैट के अंदर पोस्ट कर दें प्लीज। थैंक यू। चैट हैज बीन enabled। अपना ईमेल एड्रेस एक्चुअली मेंशन कर दीजिएगा चैट में, नॉट जस्ट सिंपली योर नेम। अपना ईमेल एड्रेस बता दें, इन दैट वे वी विल बी एबल टू सेंड द सीपी सर्टिफिकेट्स टू इंडिविजुअल्स। अपना ईमेल एड्रेस प्लीज बता दें। I'll continue the session for another 4-5 minutes। जो है ना इस ट्री टू में इसमें सब जिस टाइप करना है वो अपना कर देंगे।
फिर विल क्लोज इट। और ये कि इन फ्यू डेज जो है वो इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब के ऊपर। यू कैन ऑब्वियसली गो देयर है जो है ना, वहाँ से भी जो कंटेंट है, जो चेकलिस्ट है, वो सारी वो आप देख सकते हैं वहाँ से। इफ़ यू आर न्यू टू एक्सटर्नल असेसमेंट्स, इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर प्रैक्टिस ऑन एन एडवाइजरी साइट, तो आई जस्ट ट्राई टू कवर दिस। आई मीन 2-3 डेज लॉन्ग जो है ना सेशन को एक बड़े छोटे समराइज वे में बताने की कोशिश की है। होपफुली जी बिल्कुल इसकी वीडियो और कंटेंट हम इसमें शेयर कर देंगे, उसके प्रेजेंटेशन में वो सारा वहाँ पर आ रहा होगा, आपके ऑनलाइन उसके ऊपर आएगा। जी फैसल साहब, यू हैव अ क्वेश्चन जी। सर एक परमिशन आपसे चाहिए थी और भी जी कि जी जी। इंटरनली हम कोई कंडक्ट कर रहे हैं असल में इस पे ना, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट पर ना, तो हम आपकी स्लाइड्स यूज करेंगे उसके अंदर विद योर जी जी परमिशन। जी जी, प्लीज प्लीज यूज करें हम वो। द स्लाइड्स आर मेंट टू बी यूज्ड फॉर एवरीवन, ये इसीलिए दी गई हैं, इट्स नॉट प्रोप्राइटरी। आई क्रिएटेड दी स्लाइड्स माई सेल्फ, और मैंने इसलिए बनाई थी कि इट हेल्प्स एवरीवन टू अपलिफ्ट एंड रेज देयर क्वालिटी बार, जो भी जिस भी एंगल से जहाँ भी वो रेज करना चाहते हैं। अगेन वील शेयर इट। थैंक यू वेरी मच जी। आई गेस जो है वो एवरीवन हैज एंटर्ड देयर ईमेल आईडीज, और इस सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच जी। अपना ख्याल रखें, एंजॉय योर वीकेंड। मैं भी अब जो है वो साइन ऑफ करता हूँ जी यहाँ से। ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी वी हैव, थैंक यू जी। सो वी हैव सीन एवरीवन, सबके आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जी हम थैंक यू इसको शेयर बिलाल, कर देंगे जी। वेरी नाइस बिलाल। जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच। सो यूट्यूब लिंक का चैनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर लिया जाएगा। हाउएवर अगर आपको नहीं है तो इंटरनल ऑडिट कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब लिंक का चैनल है, उसमें ये वीडियो अपलोड कर देंगे इन अ डे और टू। जैसी ये हमारे क्लाउड से हमारे पास आ जाती है तो फिर हम इसको हम कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच जी एवरीवन फॉर द नाइस कमेंट्स, और लेट्स कंक्लूड इट। अपना ख्याल रखें, एंजॉय द वीकेंड, और इंशाल्लाह ताला जो है वो we'll tap it up and follow it up with more sessions in the future as well। ऐसे ही कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी जो है ना चीज़ें शेयर करते रहें। नॉलेज है, इल्म है, शेयर करने से बढ़ता है, इसको बढ़ाएं, आप भी शेयर करें। द ग्रुप एंड द कम्युनिटी इज़ ओपन फॉर एवरीवन टू कंट्रीब्यूट एंड ऐड वैल्यू, जितनी भी दे सकते हैं। आप खुद भी इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एंड शेयर योर एक्सपर्ट नॉलेज ऑन सम मैटर एंड एरिया, तो प्लीज़ उसको करें, उसमें अपने आप को वॉलंटियर करें। कंबाइन या इकट्ठे मिलके जो है ना वी आर एबल टू डिलीवर और गिव सर्विसेज इन अ बेटर वे। नॉलेज एक के पास रहने से नहीं बढ़ता बल्कि बढ़ाने से बढ़ता है। सो डू द रिसर्च, एंजॉय एंड हैप्पी लर्निंग जी। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।